पूरा लड़ाई सिर्फ कुछ मिनट में खत्म हो गई। जियांग फे और उसकी टीम बिना किसी चोट के खड़ी थी, बस थोड़ी थकी हुई। हमें यहाँ से निकलना होगा, जियांग फे ने कहा। स्काउट सिर्फ सर्वे और जांच के लिए आए थे। बेस को जब इनसे कोई खबर नहीं मिलेगी तो वो जियांग फे के लिए और भी बड़ा स्वागत दल भेज देंगे। जापान में ताकतवर लेवल 4 बायो ह्यूमंस थे और उनकी संख्या जियांग फे की हैंडलिंग से कहीं ज्यादा थी। चाहे वो कितने भी स्ट्रांग हों, हजारों का मुकाबला असंभव था। सही है, शांग गुआनचे ने कहा और उसके आदेश को मान लिया। लड़ाई शुरू होने से पहले लड़कियां जियांग फे के ऑर्डर्स मानने को तैयार नहीं थीं, लेकिन जब उसने अपनी ताकत दिखाई तो उन्हें मानना पड़ा कि जियांग फे वाकई स्ट्रांग है। 0541, मुझे कोई सुरक्षित जगह ढूंढ, हमें आराम और रिकवर करना है, जियांग फे ने अपने मन में कहा। स्कैनिंग, सेफ जोन लोकेटेड, 34 किलोमीटर्स इन 0200 डायरेक्शन, इट इज विद इन द माउंटेन रेंजेस एंड इट इज सेफ टू रेस्ट देयर, 0541 ने जवाब दिया। 0541 ने सुरक्षित जगह के कई पहलू देखे थे। मुख्य बात थी ह्यूमंस की मौजूदगी कम हो और इलाका उलझा पुलझा हो, ताकि जियांग फे और उसकी टीम अपनी मूवमेंट छिपा सकें। मेरे पीछे आओ, जियांग फे ने कहा और उन्हें उस जगह की तरफ ले चला जो 0541 ने बताई थी। 0541 सच में जियांग फे के लिए वरदान जैसा था। उसकी मदद से जियांग फे एलाइज और एनिमीज दोनों की मूवमेंट समझ सकता था। वो कम से कम 50 किलोमीटर दूर से आने वाले दुश्मनों को भी डिटेक्ट कर लेता था और रास्ता बदलकर कॉन्फ्रंटेशन से बच जाता था। टीम लीडर, क्या तुम इन जगहों से वाकिफ हो? डिंग मैनहान ने जियांग फे से पूछा। थोड़ा बहुत, मैंने होमवर्क किया था, जियांग फे ने झूठा बहाना बनाते हुए कहा। अच्छा, कोई ताज्जुब नहीं कि तुम दुश्मनों को डिटेक्ट किए बिना इधर उधर घूम रहे हो। तुम्हारी वजह से हम सब सेफ हैं, डिंग मैनहान ने कहा। उसकी बातचीत का स्वर और बॉडी लैंग्वेज इतनी अजीब थी कि जियांग फे कुछ पढ़ ही नहीं पा रहा था। ब्रदर जियांग फे, हम कहाँ जा रहे हैं? यांग चिंग दौड़कर जियांग फे के पास आई और पूछा। किसी सुरक्षित जगह पर, थोड़ा आराम करना है। अभी कॉन्फ्रंटेशन से बचना जरूरी है, क्योंकि जैप्स अपने टॉप फाइटर्स भेजेंगे। मैं अकेले तो ठीक हूँ, लेकिन तुम लोग नहीं, जियांग फे ने कहा। हॉवरबोर्ड को जायंट सोर्ड की तरह छिपाकर और 043 के साथ वो लेवल 4 के पिनिकल तक के दुश्मन से लड़ सकता था। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो आसानी से भाग भी सकता था। लड़कियों के साथ होना जैसे वजन बांधकर चलना था। क्या तुम हमें हल्का समझ रहे हो? युन यू ने जमीन पर थूकते हुए कहा। अपनी बातों का ख्याल रखो, लियान फेई ने माफी मांगते हुए सिर झुकाया। वो पहले से दुश्मन की जमीन पर थे। अगर जियांग फे को गुस्सा दिला दिया तो वो उन्हें टीम से निकाल सकता था और फिर विदेशी जमीन पर मरने के लिए छोड़ देता। सिर्फ इसी वजह से लियान फेई ने युन यू को जियांग फे को गुस्सा दिलाने से रोक दिया। मैं तुम्हें अंडरस्टिमेटेड नहीं कर रहा, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालो। मैं स्ट्रांग हूं और तुम भी हो। मैं बस याद दिला रहा हूं कि हम दुश्मन की जमीन पर है। छोटी सी गलती भी तुम्हारा अंत कर सकती है। एक जीत को सिर में मत चढ़ाओ। मैं नहीं चाहता कि पूरी टीम सिर्फ इसलिए जापानीज के हाथों गिर जाए क्योंकि कोई सिंपलटन अपनी कैपेबिलिटी से ऊपर के दुश्मन से भिड़ गई। जियांग फे ने ठंडी नजरों से देखा। जियांग फे की सब्र खत्म होने वाली थी। अगर अलायंस ने लड़कियों की देखभाल का जिम्मा नहीं सौंपा होता तो वो बहुत पहले उन्हें छोड़ चुका होता। अकेले वो अनस्टॉपेबल था, लेकिन उसने जिम्मेदारी ले ली थी कि इनकी बेबी सिटिंग करे। कम से कम सबको जिंदा रखना था। 30 किलोमीटर मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए सिर्फ छोटी सैर थी। जल्दी ही टीम पहाड़ों तक पहुंच गई और जंगल में छिप गई। ये जगह हमारे आराम के लिए सेफ है। ताकत इकट्ठी करो, जल्द ही आगे बढ़ेंगे, जियांग फे ने कहा। जापानीज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड थी कि ज्यादा देर नहीं लगेगी जब वो जियांग फे और उसकी टीम की मौजूदगी डिटेक्ट कर लेंगे। कोई परमानेंट सेफ जोन नहीं होता। समय के साथ उन्हें वहां से निकलना ही पड़ता। उफ, उन बदमाशों को मारना जमीन पार दौड़ने से आसान था, डिंग मिंगहन ने शिकायत की। सही कहा, अंदाजा लगाओ आगे क्या करने वाले हैं। जियांग फे हंसा। क्या फिर भागना पड़ेगा? हाँ, जियांग फे ने कहा। क्यों? जो सामने आए उसे मार क्यों नहीं देते? डिंग मिंगहन ने अपनी तलवार लहराते हुए कहा। ये रही वो सिंपलटन जिसकी मैं बात कर रहा था। ध्यान से सुनो, दुश्मन को मारना हमारा मिशन नहीं है, वो म्यूटेंट ब्रदरहुड का काम है। उन्होंने खुद कहा कि ज्यादातर अचीवमेंट्स उन्हें चाहिए, तो कठिन काम उन्हें करने दो, जियांग फे ने कहा। मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा, हम अभी जापान में हैं। जिस जमीन पर खड़े हो वो हमारी नहीं है। शर्त लगाओ तुम्हें इस प्रोविंस का नाम भी नहीं पता होगा। कैसे यकीन है कि रास्ते में मिलने वाले दुश्मन लेवल 5 नहीं होंगे, चाहे वो ज्यादा से ज्यादा लेवल 2 ही हो। क्या तुम लाखों बायो ह्यूमंस का मुकाबला कर पाओगी? हमारा अभी का ऑब्जेक्टिव है जिंदा रहना और अपनी ताकत बनाए रखना। जब म्यूटेंट ब्रदरहुड वाले इंटेल भेज देंगे तब हमें दुश्मन के बेस का लोकेशन पता चलेगा। तभी हम उन्हें वहां मारेंगे जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। ये तो बहुत झंझट वाला काम है, डिंग महन ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा। भले ही वो जियांग फे का प्लान समझ गई थी, लेकिन बोरियत महसूस कर रही थी। वो हमेशा प्यार और इज्जत पाने वाली यंग मेडन थी, लेकिन चाइना भर के कई बाउंटी हंटर्स की किल लिस्ट पर उसका नाम था।
उसकी जिंदगी हमेशा डर और सुरक्षा में बीती थी, इसलिए वो हमेशा बोर्ड रहती थी। मुझे इसकी परवाह नहीं, मैं चाहता हूँ हम सब घर सुरक्षित और बिना चोट के वापस जाएं। खाओ, आराम करो, मेरे साथ बात करके समय बर्बाद मत करो। जियांग फे लड़कियों से मुंह मोड़कर एक चट्टान पर बैठ गया। आराम की पोजीशन में आते ही उसने आंखें बंद कर ली और मेडिटेशन का नाटक करते हुए असल में शून्य चार एक से बात करने लगा। जियांग फे ने जो प्लान सावधानी से समझाया था, वो उसका अपना नहीं, बल्कि अलायंस का था। अगर म्यूटेंट ब्रदरहुड के इंटेल का इंतजार करना पड़ा, तो अलायंस उनके बायो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स का डेटा हासिल करने से नहीं रोक पाएगा। जियांग फे को कोई और प्लान सोचना था, जिससे वो म्यूटेंट ब्रदरहुड को बाईपास करके डेटा उनसे पहले हासिल कर ले। जब जियांग फे और बाकी दो अटैक टीम्स जापान में उतरी थीं, तब आधी रात हो चुकी थी। बीच के हमले वाली पूरी कहानी के बाद जियांग फे पहाड़ों में शरण ले चुका था। ज्यादा देर नहीं लगी जब जापानीज को एहसास हुआ कि कोई घुसपैठ हो गई है। जियांग फे ने जिन स्काउट्स को हराया था, उनके अलावा ओल्ड हाई और जाओ गानमिंग ने भी अपने इलाकों में भेजे गए स्काउट्स को हरा दिया था। स्काउट से कोई खबर न मिलने पर एक और बैच स्काउट्स के साथ बड़ी लड़ाकू फोर्स भेज दी गई। जब उन्होंने स्काउट टीम की लाशें देख लीं, तो पूरा जापान रेड अलर्ट पर आ गया। सारे बायो ह्यूमन सोल्जर्स और पूरी जापानीज मिलिट्री फोर्स को मोबिलाइज कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि कान फोड़ने वाली अलार्म काफी देर तक बजती रही। जापान के सारे शहर और गांव मार्शल लॉ के तहत आ गए, भले ही दुश्मनों की संख्या 100 के करीब ही थी। जापानीज हमें सूंघने में तो मास्टर है। जियांग फे जोर से बोलते हुए उछलकर खड़ा हो गया। शून्य चार आठ ने डिटेक्ट कर लिया था कि बायो ह्यूमन फाइटर्स की एक छोटी टीम तेज स्पीड से उनकी तरफ आ रही है। क्या हुआ? यांग चिंग ने पूछा। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, इस बार दुश्मन से भागने का कोई मौका नहीं, ये बहुत स्ट्रांग है। जियांग फे ने कहा। अभी वाले दुश्मन बीच वाले स्काउट से संख्या में कम थे, इस बार सिर्फ 20 लोग थे। पहली लड़ाई से अलग ये मुश्किल होने वाली थी। शून्य चार आठ के मुताबिक 3 लेवल 4 बायो ह्यूमंस थे और एक पिनिकल स्टेज ऑफ लेवल 4, बाकी लेवल 3 बायो ह्यूमंस थे। ये छोटी टीम खास तौर पर मेटा ह्यूमंस को ढूंढकर मारने के लिए बनाई गई थी। ये टफ होने वाला है, जियांग फे ने दांत पीसते हुए कहा। अकेले वो स्ट्रॉन्गर लेवल 4 बायो ह्यूमन से लड़ सकता था, लेकिन बाकियों का ख्याल रखने का समय नहीं मिलेगा। अभी उनकी संख्या और ताकत दोनों कम थी। दुश्मन आ रहे हैं और मैं बता सकता हूं कि ये बहुत स्ट्रांग हैं। मैं तुम सबसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिंदा रहो, मारने का काम मुझ पर छोड़ दो। लीडर, हमें हल्का समझने की जरूरत नहीं, हम वीक नहीं हैं। यून यू ने नाक सिकोड़ते हुए अपने डिपर स्टिक से जमीन ठोकी। ठीक है, किसी सिंपलटन से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकता। अपनी जान की जिम्मेदारी खुद संभालो, जियांग फे ने कहा और मुंह मोड़ लिया। इन घमंडी लड़कियों को सबसे अच्छा सबक तब मिलेगा जब दुश्मन उन्हें पकड़ लेंगे। तब समझ आएगा कि हमेशा कोई ना कोई और स्ट्रांग होता है। वो आ गए, मार डालो, सबको मार डालो। ढलान के नीचे से एक दहाड़ सुनाई दी। दुश्मन आ चुके थे और सबसे स्ट्रांग लेवल 4 ही दहाड़ रहा था। शून्य चार आठ रिमोट कंट्रोलर का लोकेशन ढूंढ, जियांग फे ने अपने मन में कहा। ताकतवर बायो ह्यूमन सोल्जर्स कभी ताकतवर म्यूटेंट्स ही थे। एक्सपेरिमेंट से पहले उनकी यादें और कॉन्शियंस हटा दी जाती थीं। अगर लोबोटोमाइज्ड न किए गए होते, तो बायोलॉजिकल एनहांसमेंट मिलते ही सबसे पहले उन लोगों को मार डालते जिन्होंने उन्हें तड़पाया था। 30 किलोमीटर्स 0700 डायरेक्शन, शून्य चार आठ ने कहा। शिट, ये इसमें और बेहतर होते जा रहे हैं। इन्होंने कंट्रोल की रेंज बढ़ा दी है। जियांग फे ने भौहें सिकोड़ी। 30 किलोमीटर्स बहुत दूर था, खासकर जब उसे अपनी टीम की लड़कियों की रक्षा करनी थी। उसके पास तुरंत टेलीपोर्ट करने का स्किल नहीं था। पायलट को मारने का इकलौता तरीका पहले बायो ह्यूमन सोल्जर्स को खत्म करना था। आ गए, जियांग फे चिल्लाया। फैसला हो चुका था। इस बार जियांग फे के पास लड़कियों की रक्षा करने का न समय था न ध्यान। उन्हें अपनी ताकत पर निर्भर रहना पड़ेगा। बिना इंतजार किए जियांग फे ने चेंगिंग स्वॉर्ड थामी और सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल 4 बायो ह्यूमन की तरफ दौड़ा। यांग चिंग, यांग पो और सुए आहोन ने मिलकर बाकी लेवल 4 बायो ह्यूमन से लड़ना शुरू किया। बाकी दुश्मनों को दूसरी लड़कियां संभाल रही थीं। सुए आहोन हवा में कूदी और टॉर्पीडो की तरह नीचे गिरी। उसने ग्रेविटी के मोमेंटम का फायदा उठाकर लेवल 4 बायो ह्यूमन पर वार किया। इतनी तेज थी कि दुश्मन डॉज भी नहीं कर पाया। अटैक लगा, लेकिन बायो ह्यूमन के लिए लीथल नहीं था। यांगचिंग और यांगपो ने दूसरे लेवल 4 दुश्मन पर अपने कॉम्बो अटैक्स चलाए। चूंकि दुश्मन रिमोटली कंट्रोल्ड था, मूवमेंट में लेटेंसी थी। जुड़वा बहनें इतनी तेज थीं कि दुश्मन उनका पीछा भी नहीं कर पा रहा था। हर छोटी सी लैग का पूरा फायदा बहनें उठा रही थीं। डिंग मेहनन ने अपनी नाइन टेल्स व्हिप से अटैक किया। मेले फाइट में वो लॉन्ग रेंज अटैकर मानी जाती थी। अभी तक जियांग फे नहीं बता पाया था कि उसकी व्हिप कितनी दूर तक बढ़ सकती है, लेकिन देखने से लग रहा था कि 3 मीटर्स तक पहुंच जाती है। अटैक्स के बीच व्हिप वापस खींचनी पड़ती थी, इसलिए उसकी अटैक रेट धीमी थी। फिर भी उसने आसानी से 4 लेवल 3 बायो ह्यूमंस को रोक रखा था। लियान फेई ने बांसुरी होठों पर रखी और एक धुन बजानी शुरू की।
पिछली लड़ाई की तुलना में ये लेवल 3 बायो ह्यूमंस साउंड अटैक के खिलाफ ज्यादा रेजिस्टेंट थे। वो डैमेज तो पहुंचा रही थी, लेकिन सिर्फ इतना कि दुश्मन धीमे चले और अंदरूनी चोट लगे, सिर फटने तक नहीं। यून यू लियान फेई के करीब खड़ी थी क्योंकि वो उसकी मुख्य सपोर्ट और प्रोटेक्टर थी। जो भी लियान फेई के पास आता उसे यून यू अपनी 7 स्टार डिपर स्टिक से उड़ा देती। लेकिन जब 5 से ज्यादा लेवल 3 बायो ह्यूमंस ने उसे घेर लिया तो उसके हाथ भर गए। इतने सारे बायो ह्यूमंस के टारगेट बनने पर यून यू के लिए अटैकर्स को रोकना और मुश्किल होता जा रहा था। जियांग फेई खुद लड़ रहा था, लेकिन उसके पास बैटलफील्ड की हालत झट से देखने का समय था। अफसोस वही हुआ जो वो नहीं देखना चाहता था। शांग गुआन की अभी भी एक तरफ खड़ी थी, लड़ाई में शामिल नहीं हो रही थी। ये बिच क्या सोच रही है? जियांग फेई गुस्से में था। पूरी टीम के सिर पर बोझ था। फिर भी सोरिंग क्लाउड सेक्ट की ये लड़की बाहें बांधे खड़ी थी। वो उसके सिर पर एक थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन न समय था न जगह। जियांग फे अभी एक ताकतवर लेवल 4 बायो ह्यूमन से लड़ रहा था। भले ही रिमोट कंट्रोल की लेटेंसी की वजह से दुश्मन कभी कभी सुस्त हो जाता था, फिर भी वो सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल 4 बायो ह्यूमन था। हरी एनर्जी बीम्स एक के बाद एक दागी जा रही थीं। जियांग फे मुश्किल से ही सबको सेफली डॉज कर पा रहा था। मुझे इसके करीब पहुंचना होगा, जियांग फे ने अपने आप से कहा। उसने पहले बायो ह्यूमन से लड़ाई की थी और उनके वीक स्पॉट्स जानता था। वो एनर्जी की तरफ नहीं थे। लंबी लड़ाई में जियांग फे हार जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी कैपेसिटी सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल 4 थी। इस मौके पर जियांग फे ने फैसला किया कि इसे हाथों से चित कर देगा। उसने जमीन को जोर से किक मारी और एक बीम अटैक डॉज करते हुए आगे कूद गया। ओरिजिन फोर्स के एनहांसमेंट से थंडर गेल किक टेक्निक और डोमिनेटिंग ब्लेड टेक्निक पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो गए थे। क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में जियांग फे का ही ऊपरी हाथ होना था। दुश्मन अच्छी तरह समझता था कि जियांग फे को करीब नहीं आने देना है, इसलिए वो एनर्जी बीम्स दागता रहा और लगातार पीछे भागता रहा। जैसे ही जियांग फे अपनी तलवार से चार्ज्ड अटैक लगाने वाला था, उसे एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। लग रहा था कि बाकी लेवल 4 बायो ह्यूमंस ने लड़कियों पर एनर्जी अटैक्स शुरू कर दिए हैं। उस एक अटैक ने यांग सिस्टर्स और श्वे ओहेन को 5 मीटर्स दूर उड़ा दिया। लड़ाई की शुरुआत में लड़कियों का ऊपरी हाथ था। उनके अटैक्स मजबूत नहीं थे, लेकिन इतने तेज थे कि एक भी मिस नहीं होता था। लेकिन जब दुश्मन ने अपनी एनर्जी कंडेंस कर ली तो लड़कियां पूरी तरह दब गईं। पावर का फर्क बहुत बड़ा था। जियांग फे वाले लेवल 4 बायो ह्यूमन के उलट कमजोर लेवल 4 के एनर्जी अटैक्स गेंद जैसे प्रोजेक्टाइल्स थे। यांग सिस्टर्स ने अपनी पूरी ताकत से ब्लॉक किया, फिर भी यांग चिंग कमजोर होने की वजह से अपनी पकड़ खो बैठी और उसकी तलवार हाथ से छूट गई। बिना हथियार के यांग चिंग की लगभग आधी कॉम्बैट प्रोवेस खत्म हो गई। नतीजा ये हुआ कि यांग पो और श्वे आहन को डिफेंस पर लौटना पड़ा। ये बिच अभी भी वहां खड़ी है। जियांग फे का सब्र टूट चुका था। इस वक्त तीनों लड़कियां खतरे में थीं। फिर भी शांग गुआनची लड़ाई में शामिल होने से इनकार कर रही थी। फक ये, 048 मेरी एक चोट संभाल ले, जियांग फे ने कहा और फिर से एक पावरफुल लीप के लिए तैयार हो गया। अंडरस्टूड, 048 चिल्लाया और एक बैरियर खड़ा कर दिया, जिसने बायो ह्यूमन की आंखों से निकली 2 बीम अटैक्स एब्जॉर्ब कर ली। अटैक न्यूट्रलाइज हो जाने से जियांग फे ने अपनी मोमेंटम नहीं खोई और दुश्मन के ठीक बगल में उतर गया। जब जियांग फेई दुश्मन के करीब पहुंच गया, तो दुश्मन अपना फायदा खो बैठा। जब दुश्मन के पास रेंज का फायदा था, तब वो फायरिंग रिदम और रेंज में प्रिडिक्शंस और छोटी-मोटी करेक्शंस कर सकता था। जियांग फेई सिर्फ बीम अटैक्स को डिफ्लेक्ट और डॉज कर पा रहा था। अब जब जियांग फेई मिली रेंज में आ गया, तो दुश्मन का एज खत्म हो गया। सारे बायो ह्यूमन सोल्जर्स रिमोटली कंट्रोल्ड थे। पायलट कितना भी अच्छा हो, एक 100वें सेकंड की डिले से निपट नहीं सकता था। जियांग फेई की मूवमेंट उतनी तेज नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इधर-उधर घूमकर दुश्मन को अपना आफ्टर इमेज दिखा सकता था। किक्स और तलवार के वारों से जियांग फेई की लड़ाई में एब्सोल्यूट अपर हैंड था। दुश्मन कुछ अटैक्स तो डिफेंड कर लेता था, लेकिन उसकी डिफ्लेक्शन की रफ्तार कम होती जा रही थी। आखिरकार उसका गार्ड टूट गया और जियांग फेई ने उसकी छाती पर साफ किक जमा दी। उसने तुरंत ओरिजिन फोर्स की ताकत चैनल की और जोरदार धमाके के साथ सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल 4 बायो ह्यूमन उड़कर दूर जा गिरा। अटैक्स ने बायो ह्यूमन को चक्कर में डाल दिया और उसकी कुछ पसलियां टूट गईं। जियांग फे ने किक में जो पावर चैनल की थी वो फायर बेस्ड थी। उसने वो एनर्जी दुश्मन के शरीर में इंजेक्ट भी कर दी। भले ही दुश्मन में एनर्जी इंजेक्शन अटैक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस थी, लेकिन जियांग फे की पावर इतनी ज्यादा थी कि रोक नहीं पाया। वो उठ तो गया, लेकिन उसकी ताकत और कॉम्बैट पावर आधी रह गई। मर। जियांग फेई रुका नहीं। अब जब वो अटैक्स लगा पा रहा था, तो उसे जल्दी से अपने ओपोनेंट को हराकर बाकी लड़कियों की मदद करनी थी जो खतरे में थीं। गर। बायो ह्यूमन जानता था कि उसका शरीर लगभग लिमिट पर है। उसने कान फोड़ने वाली दहाड़ मारी और जब जियांग फेई उस पर अटैक करने वाला था तो पीछे कूद गया और एक बड़ी डार्क ग्रीन एनर्जी बॉल थूक दी। वार्निंग, हाई एनर्जी अटैक डिटेक्टेड, इवेसिव मेजर एडवाइज्ड। 0541 उसके दिमाग में चिल्लाया।
साफ था कि बायो ह्यूमन अपनी पूरी ताकत झोंके बिना नहीं गिरने वाला। डक, अब मर ही जा। जियांग फेई हर सेकंड और बेचैन होता जा रहा था। 0541 की सलाह अटैक इवेड करने की थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। अगर वो हटा तो अटैक उसके ऊपर से निकलकर सीधा लियान फेयू को लगेगा, जो एनर्जी प्रोजेक्टाइल के रास्ते में थी। वो बांसुरी बजा रही थी और अटैक्स के लिए पूरी तरह एक्सपोज्ड थी। यून यू डिफ्लेक्ट कर सकती थी, लेकिन उसके हाथ पहले से भरे हुए थे। अलावा इसके, जो अटैक पूंज 6421 से इवेजन वार्निंग ट्रिगर करे, वो पावरफुल ही होता है। अगर वो अटैक लग गया तो लड़कियां जरूर घायल हो जाएंगी। पूंज 641, मैं ये डैमेज टैंक कर लूंगा, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो मदद करना। वेव बैरियर। जियांग फेई ने आर्मर का स्किल एक्टिवेट किया। ब्लॉप। जियांग फेई के चारों तरफ पानी की दीवार बन गई। उसी समय जियांग फेई ने अपनी मूवमेंट बदल दी। इस बार वो दुश्मन पर साफ स्लैश लगाकर उसे मारने के लिए दृढ़ था। ताकतवर तलवार हाथ में लिए जियांग फेई ने जमीन को जोर से किक मारी और सुपरसोनिक स्पीड से दुश्मन की तरफ धंस गया। धमाका। डार्क ग्रीन एनर्जी बॉल वेव बैरियर से टकराई। लगभग तुरंत। पानी की दीवार अटैक एब्जॉर्ब करने के लिए काफी नहीं थी। उसी सेकंड पानी का बैरियर गायब हो गया और 0541 ने एनर्जी शील्ड खड़ा कर दिया। दैट अटैक हैड कॉस्ट 5% ऑफ माई पावर रिजर्व्स। प्लीज डू नॉट रिपीट द सेम मूव अगेन टू सेव पावर, 0541 ने कहा। जैसे मेरे पास कोई चॉइस है। जियांग फेई को परवाह नहीं थी, चाहे दोगुनी पावर खर्च हो जाए। उसे लड़कियों की रक्षा करनी थी और अंतिम वार लगाना था। फकिंग मर ही जा। बिना हिचकिचाहट जियांग फेई ने तलवार घुमाई, जो ओरिजिन फोर्स से कन्वर्ट हुई मेटालिक बेस्ड एनर्जी से पूरी तरह चार्ज थी। ओरिजिन फोर्स की पावर से ब्लेड का किनारा इतना और तेज हो गया था कि उसने बायो ह्यूमन की गर्दन को गर्म चाकू जैसे मक्खन में घुसने से भी ज्यादा स्मूथ काट दिया। स्प्लैट। सिर बायो ह्यूमन की गर्दन से लुढ़क गया। डार्क ग्रीन खून खुली गर्दन से निकलकर जमीन पर बहने लगा। जैसे ही वो अजीब रंग का खून जमीन से छुआ, सीस सीस की आवाज के साथ जमीन को करोड़ करने लगा। आह! जब जियांग फेई ने सबसे खतरनाक बायो ह्यूमन को मार दिया, यांग चिंग ने फिर से चीख मारी। हथियार खोने के बाद वो लेवल 4 बायो ह्यूमन के अटैक्स के लिए आसानी से शिकार बन गई थी। जब लड़ना लगभग असंभव हो गया, तो उसने डिफेंड करने की क्षमता भी खो दी। आखिरकार जब वो दुश्मन की एक मुक्का डॉज कर रही थी, तो एनर्जी अटैक के लिए खुली रह गई। आई बीम अटैक उसकी बाईं बाह में लगा और उसके ट्राइसेप में एक खाली छेद छोड़ गया। उसी पल घाव तेजी से सड़ने लगा। सड़ा हुआ मांस उसकी बाह से गिरने लगा, जैसे प्यूट्रिफेक्शन तेजी से फैल रही हो। जब सड़ा मांस पिघली आइसक्रीम की तरह गिरा, तो उसकी हड्डियां भी नंगी हो गईं। किंग, अपनी बाह काट डाल। जो अकेली अभी भी होश में थी, वो यांग पो थी। उसने बस ये समझ लिया कि अटैक यांग किंग की बाह में कैसे फैल रहा है। लड़ाई में इलाज का समय नहीं था, इसलिए प्यूट्रिफैक्शन को शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलने से रोकने का इकलौता तरीका था पूरी बाईं बाह काट देना। आह, दर्द हो रहा है। यांग चिंग को बहुत दर्द हो रहा था। उसने अपनी बहन की सलाह सुनी और माना कि जान बचाने का यही एक तरीका है, लेकिन वो हिचकिचाई। वो खुद को सिर्फ एक दाईं बाह के साथ जीने की इजाजत नहीं दे सकती थी। निगल। उसी पल जियांग फेई फ्लैश स्टेप करके यांग चिंग के पास पहुंचा और ईवल पर्जिंग पिल निकालकर उसके मुंह में ठूंस दिया। आह, ये तो ईवल पर्जिंग पिल है। यांग चिंग उस गोली से अच्छी तरह वाकिफ थी, क्योंकि जियांग फेई ने एक बार अलायंस के कई सेक्ट्स में ये गोलियां बांटी थीं, लेकिन मात्रा इतनी कम थी कि सेक्ट्स के ऑर्डिनरी मेंबर्स को एक टुकड़ा भी नहीं मिल पाता था। जैसे ही उसने देखा कि गोली असर कर रही है, वो यांग किंग को छोड़कर सीधा लेवल 4 बायो ह्यूमन की तरफ भागा। जाओ बाकियों की मदद करो, ये मेरा है, जियांग फेई ने कहा और यांग पो के पास से गुजरा, जो मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी थी। शुक्रिया, यांग पो ने कहा, क्योंकि उसने नोटिस किया था कि यांग किंग अब दर्द से चीख नहीं रही। वो जल्दी से दूसरे लेवल 3 बायो ह्यूमंस को मारने की लड़ाई में शामिल हो गई। यांग पो और शुए आह्वान की मदद से युन यू और डिंग मैनहन का बोझ काफी कम हो गया। उसी समय लियन फेयू की बांसुरी की धुन तेज और ऊंची पिच से धीमी और नरम में बदल गई। उसी पल जियांग फेई और बाकी लड़कियां महसूस कर सकीं कि उनकी स्पिरिट ऊंची हो रही है। हे, कभी नहीं सोचा था कि गेम के बाहर भी बार्ड जैसा कुछ हो सकता है, जियांग फेई ने अपने आप से कहा और लियान फेयू की बांसुरी बजाने की स्किल को गेम के बार्ड से तुलना की, जो मुख्य रूप से सपोर्ट रोल निभाता है। अब चारों तरफ कोई चिंता नहीं थी, तो जियांग फेई ने अपनी नजरें लेवल 4 बिगिनिंग स्टेज बायो ह्यूमन पर टिका दी। भले ही वो लेवल 4 था, लेकिन जियांग फेई जितना स्ट्रांग नहीं था। उसकी मूवमेंट सुस्त और धीमी थी, जिससे जियांग फेई अपनी किक्स और तलवार की स्किल्स का पूरा इस्तेमाल करके उसे 3 मूव से भी कम में मार सका। हम्फ। जियांग फेई ने तलवार जोर से घुमाई। स्पीड इतनी तेज थी कि तलवार पर लगा खून उड़ गया और तलवार साफ और दाग रहित रह गई। उसी पल लड़ाई खत्म हो गई। बचे हुए सारे लेवल 3 बायो ह्यूमंस शुए आह्वान और यांग पो से लड़ रहे थे। तभी उसे कुछ गलत लगा। शांग गुआनची कहीं नहीं थी। वो फक कहाँ चली गई? जियांग फेई गरजा।
0541 मुझे शांग गुआनकी ढूंढ कर दे, जियांग फे ने कहा। शांग गुआनकी की मौजूदगी महसूस करने के लिए वाकई स्किल्ड फाइटर चाहिए होता, लेकिन जियांग फे के पास 0541 की मदद थी। स्कैनिंग, टारगेट नॉट फाउंड विद इन 50 किलोमीटर्स रेंज, सस्पेक्टेड टारगेट डिप्लॉइंग स्टेल्थ टेक्निक। 50 किलोमीटर्स बहुत बड़ा इलाका था। चाहे शांग गुआनकी कितनी भी पावरफुल हो, इतने कम समय में 50 किलोमीटर से ज्यादा भागना उसके जैसे किसी के लिए असंभव था। मार्शल आर्टिस्ट्स और म्यूटेंट्स अपने शरीर में इस्तेमाल होने वाली एनर्जी के प्रकार में अलग होते हैं। खास टेक्निक्स से वो डिटेक्शन से बच सकते हैं। स्कैनिंग सेंसिटिविटी बढ़ा, जियांग फे ने कहा, क्योंकि वो उस झंझट वाली लड़की को ढूंढने के लिए थोड़ी पावर खर्च करने को तैयार था। सिर में चुभते कांटे की तरह उसे उसे ढूंढना जरूरी था। अंडरस्टूड कैप्टन। ज्यादा पावर इस्तेमाल की इजाजत मिलते ही 0541 सर्च को और रिफाइन कर पाया। पिछली स्कैनिंग टेक्निक के उलट हाई स्पीड से मूव करने वाले या छिपे हुए टारगेट को डिटेक्ट करने में कुछ सेकंड से ज्यादा लगते थे। जब 0541 अभी भी शांग गुआनकी के लिए स्कैन कर रहा था, पहाड़ पर लड़ाई जारी थी। सारे लेवल 4 बायो ह्यूमंस निपटा दिए गए थे और जो दुश्मन अभी खतरा थे, वो 10 लेवल 3 बायो ह्यूमंस रह गए थे। यांग किंग को लगी चोटों की वजह से यांग पो और बाकी लड़कियां गुस्से में थीं और बाकी दुश्मनों पर अपनी पूरी ताकत से हमला कर रही थीं। ये खा लो, जियांग फे ने कहा और यांग किंग को 2 ग्रैंड रिस्टोर पिल्स थमा दी। भले ही यांग किंग की बांह से प्यूट्रीफिकेशन का असर हट गया था, लेकिन उसकी मसल्स टूट फूट जाने से वो अभी भी क्रिपल थी। सही इलाज के बिना ये चांस था कि वो कभी अपनी बाईं बांह इस्तेमाल न कर पाए। शुक्रिया, यांग किंग ने कहा। बुरी तरह घायल यांग किंग अपनी पूरी बांह खोने के बाद भी मुस्कान लगा सकी। गोली खाने के बाद यांग किंग दर्द से चीखने लगी, क्योंकि हीलिंग इफेक्ट शुरू हो गया था। इतना बुरा हुआ कि बायो ह्यूमन से लड़ रही यांग पो को रुककर अपनी बहन की तरफ देखना पड़ा। घाव से मसल फाइबर्स और नर्व सेल्स उगने लगे और नंगी हड्डियों से जुड़ने लगे। बेचारी लड़की इतने असहनीय दर्द में थी कि चीखने की ताकत भी खो बैठी। उसकी बांह हील हो रही थी और उसके कपड़े पसीने से भीग गए थे। बांह पूरी तरह हील होने के बाद यांग चींग दर्द में तड़पना बंद कर दी। आराम करो, मेरी गोलियां काम करती हैं। कोई नहीं बता पाएगा कि तुमने अपनी बांह का बड़ा हिस्सा खो दिया था, जियांग फे ने कहा। उसे अपनी गोलियों पर पूरा भरोसा था। अह, उसी पल लड़कियां हैरानी से हाँफ उठी। क्या हो रहा है? जियांग फे चिल्लाया, क्योंकि उसे लड़ाई की तरफ से चीखें सुनाई दी। ये लोग मूव नहीं कर रहे, शुए आओहन ने कहा। जब जियांग फे पहुंचा तो बचे हुए बायो ह्यूमंस जमीन पर पड़े थे। वो जिंदा थे और सांस ले रहे थे, लेकिन गिरे हुए मैनेकिन की तरह मूव नहीं कर रहे थे। कैप्टन, आई हैव डिटेक्टेड शांग गुआनकीज पोजीशन। 0700 डायरेक्शन 30 किलोमीटर्स अवे। 0541 रिपोर्ट लेकर वापस आया। जैसा मैंने शक किया था, जियांग फे ने कहा। जब उसने देखा कि बायो ह्यूमंस जिंदा होने के बावजूद बेहोश पड़े हैं, तो उसने अंदाजा लगा लिया था कि शांग गुआनकी खुद जाकर इन बायो ह्यूमंस के पायलट्स को ढूंढकर खत्म करने चली गई होगी। ठीक है, इन्हें उनकी तकलीफ से निजात दिला दो, जियांग फे ने कहा और शुए ओहन को इशारा किया कि उनकी गर्दन काट दे। शुए ओहन सिर हिला पाती उससे पहले यांग पो ने अपनी तलवार घुमाई और बाकी सारे बायो ह्यूमंस का सिर काट दिया। ये उसकी बहन को चोटिल देखकर गुस्सा निकालने का तरीका था। 5 मिनट्स बाद शांग गुआनकी जियांग फे के सामने एक बड़े बने बनाए बैग के साथ फिर से दिखाई दी। उसने बैग गिराया और अंदर का सामान दिखाया। ये उन 17 ऑपरेटर्स के सिर हैं जो बायो ह्यूमंस को कंट्रोल कर रहे थे। मैंने पक्का कर लिया है कि कोई नहीं भागा, शांग गुआनकी ने कहा। भले ही उसकी आवाज प्यारी और मीठी थी, जैसे किसी परिपक्व मीठी बड़ी बहन की, लेकिन उसमें कोई इमोशन नहीं था। उसके लिए उन लोगों का सिर काटना मक्खियां मारने जैसा था। तुम्हें इन लोगों को मारने की इजाजत किसने दी? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे स्वार्थी कामों ने तुम्हारे टीममेट्स की जान खतरे में डाल दी? तुम पहले उनकी मदद क्यों नहीं करती, मेरी इजाजत के बिना भागने से पहले? जियांग फे ने शांग गुआनकी के चेहरे पर गरज कर कहा। भले ही उसने ऑपरेटर्स को मारने के लिए ये किया, लेकिन उसने जियांग फे की चिंता किए बिना अंधाधुंध कर दिया। भगवान का शुक्र है कि यांग चिंग लड़ाई में नहीं मरी, वरना जियांग फे पागल हो जाता। मेरा मिशन सिर्फ असैसिनेशन है, रेस्क्यू और सहायता मेरी चिंता नहीं, शांग गुआनकी ने सीधा चेहरा बनाए हुए कहा। ठीक है, तुम ऐसे ही खेलना चाहती हो, चाइना वापस जाओ। मुझे अपनी टीम में वन मैन आर्मी की जरूरत नहीं, जियांग फे गरजा। क्या ये ऑर्डर है? मेरे मिशन में तुम्हारा शैडोइंग शामिल है। अगर तुम मुझे टीम से हटाना चाहते हो, तो मुझे मार सकते हो या बेहोश कर सकते हो। जब तक मैं असमर्थ न हूं, मैं तुम्हारा पीछा करती रहूंगी, शांग गुआनकी ने कहा। शांग गुआनकी बात करने का तरीका बिल्कुल 0541 जैसा था। एक तरह से, असल में जियांग फे कसम खा सकता था कि शांग गुआनकी 0541 से भी ज्यादा रोबोट जैसी व्यवहार कर रही थी। कभी कभी 0541 क्रिटिकल मोमेंट्स में जियांग फे पर जोक्स और सरकाज़म भी करता था। शांग गुआनकी से बात करना बेहद असहज लगता था। वो चीजें करने का तरीका बेहद कठोर था।
चूंकि वो सोरिंग क्लाउड सेक्ट में ट्रेन हुई थी, जियांग फेई को उनसे नफरत हो गई थी। किसी व्यक्ति को इतना रोबोट जैसा कैसे बना दिया जा सकता है? इमोशलेस, ऑर्डर्स को अक्षरशः अंधाधुंध फॉलो करने वाला। तुमसे बात करना दीवार से बात करने जैसा है। ठीक है, जो करना है करो, लेकिन चूंकि टीम वर्क तुम्हारे डिक्शनरी में मौजूद नहीं लगता, मुझसे या बाकी लड़कियों से अपनी रेस्क्यू की उम्मीद मत रखना, जियांग फे ने कहा। जियांग फे जल्दी शांत हो गया, क्योंकि उसने उस रोबोट से रीजन करने की कोशिश छोड़ दी थी। जब तक वो टीम को सीधे नुकसान न पहुंचाए, उसे वहीं निकालने की जरूरत नहीं थी। जियांग फे ने भारी सांस छोड़ी, जानते हुए कि वो ज्यादातर समय अकेली रहेगी। जियांग फे ने उससे छुटकारा पाने का तरीका सोचने की कोशिश की। अगर वो अकेला होता तो गायब हो जाना आसान काम होता, लेकिन लड़कियों की बेड़ियां थीं जो उसे और बोझिल बना रही थीं। जैसे यांग चिंग को चोट लग गई थी। मुख्य बात पर वापस आते हैं। हमें अभी निकलना होगा, ये जगह अब सेफ नहीं रही, जियांग फे ने कहा। जियांग फे का असली प्लान था सारे बायो ह्यूमंस को मारकर फिर ऑपरेटर्स के पास जाकर उनसे सिचुएशन के बारे में पूछताछ करना। अफसोस, शांग ग्वानकी ने उसके इंटेल इकट्ठा करने के प्लान्स बर्बाद कर दिए, क्योंकि उसने पहले ही उनके सिर इकट्ठे कर लिए थे। सूरज निकल रहा था और खुले में मूव करने का बुरा समय था। सबसे अच्छा तरीका था डिटेक्शन से बचने के लिए जंगल के साथ चलना। लगभग 100 किलोमीटर ट्रेकिंग के बाद जियांग फे ने डायरेक्शन का अंदाजा खो दिया और 0541 से सराउंडिंग्स चेक करवानी पड़ी। मुझे यहाँ आसपास कोई नहीं महसूस हो रहा। इस समय का इस्तेमाल करो और आराम कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे, जियांग फे ने कहा। जब 0541 ने दुश्मनों के लिए सराउंडिंग्स चेक कर ली। सामान्य ह्यूमंस के उलट, मार्शल आर्टिस्ट्स ने रिकुपरेशन का अलग तरीका सीखा था, जिसमें उन्हें सिर्फ एक घुटना टेक कर बैठना पड़ता था। सिर्फ 2 आवर्स आराम करने से नॉर्मल लोगों की 8 आवर्स नींद जितना फायदा हो जाता था। सबने घुटना टेक कर आराम किया, जबकि शांग ग्वान की अभी भी एक पेड़ की डाल पर खड़ी थी। 2 आवर्स बाद जियांग फे जाग गया। ऐसे आराम करना गहरी नींद जितना संतोषजनक नहीं था, लेकिन उसके फिजिकल बॉडी के लिए ताकत और विटैलिटी वापस पाने के लिए काफी था। इस बार सूरज आसमान में ऊंचा था, और जब शांग ग्वान की ने नोटिस किया कि जियांग फे जाग चुका है, तो उसने जल्दी से घुटना टेक कर आंखें बंद कर लीं और आराम करने लगी। क्या बेकार! भले ही जियांग फे शांग ग्वानकी के एटीट्यूड से खुश नहीं था, लेकिन फिलहाल वो उसके पास सबसे अच्छी फाइटर थी। जियांग फे आंखें बंद करके एम्बुश की चिंता किए बिना बैठ सकता था, क्योंकि उसके पास 0541 मदद के लिए तैयार था। बाकी लड़कियां जियांग फे जितनी तैयार नहीं थीं, फिर भी उन्होंने वॉच पर रहने के लिए खुद को ऑफर भी नहीं किया। फिर भी वो घुटना टेक कर आराम कर रही थीं, अपनी सेफ्टी को पूरी तरह भूलकर। नतीजा ये था कि जियांग फे देख सकता था कि बाकी लड़कियां शांग ग्वान की जितनी एक्सपीरियंस्ड नहीं थीं। भले ही उसने साफ कह दिया था कि उसे टीम की जान की परवाह नहीं, लेकिन वो जाग कर गार्ड बनी रही। यही फर्क था लड़कियों और रोबोटिक शांग ग्वान की में। आवर बाद शंग वांची को छोड़कर बाकी लड़कियां जाग गईं। उन्होंने आराम के लिए सामान्य समय से 1 आवर ज्यादा लिया था। जियांग फेई ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक रात में 2 बार लड़ाई लड़ी थी। उन्हें मुश्किल हुई थी और ज्यादा आराम का हक था। चलो आगे बढ़ते हैं, जियांग फेई ने कहा। भले ही 16:43 ने कोई खतरा डिटेक्ट नहीं किया था, लेकिन 3 आवर्स बेकार बैठे रहने के बाद निकलने का समय आ गया था। अब सेफ नहीं रह गया था। बाकी लड़कियों ने सिर हिलाया, और जियांग फेई को उनसे कोई हॉस्टिलिटी महसूस नहीं हुई। लग रहा था कि सारी लड़कियों ने जियांग फेई को अपना लीडर मान लिया था, क्योंकि उन्होंने देखा था कि उसने एक ताकतवर लेवल 4 बायो ह्यूमन को हराया और बुरी तरह घायल यांग किंग की मदद भी की। यहाँ तक कि डिंग मेंगहन, जो मिशन की शुरुआत में छोटी मोटी चिढ़ाने वाली थी, अब उसके खिलाफ कोई नाराजगी नहीं रखती थी। जैसे ही जियांग फेई ने एक कदम आगे बढ़ाया, शंग गुआनची उठ खड़ी हुई और एक ऊंचे पेड़ से कूद पड़ी। सब जापानीज जमीन में और अंदर की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद जियांग फेई की कमर से लगा एक डिवाइस बीप करने लगा। ये एक छोटा टू वे कम्युनिकेटर था, जो हन त्यानयू ने उसे दिया था। ये मिलिट्री वाला कम्युनिकेशन डिवाइस था। ये डिवाइस इतना एडवांस्ड नहीं था कि कॉम्प्लिकेटेड सिग्नल भेज और ले सके। डिवाइस के हाई एन्क्रिप्शन मैकेनिज्म की वजह से वो हाई डेटा बैंडविड्थ ट्रांसमिट नहीं कर सकता था। ज्यादा से ज्यादा बहुत छोटा टेक्स्ट मैसेज भेज सकता था। जब जियांग फेई ने उसे उठाकर मैसेज पढ़ा, तो वो हैरान रह गया और जल्दी से टीम को रुकने का आदेश दिया। ये मदद की पुकार थी। सुनो, इमरजेंसी है। आगे मैं जो करूंगा वो तुम्हारे फैसले पर निर्भर करेगा, जियांग फेई ने कहा, क्योंकि वो वोट कराने वाला था। डिस्ट्रेस कॉल किसी और टीम से आई थी, ओल्ड हाई या जाओ गनमिंग से नहीं, इसलिए उसे जवाब देना ऑप्शनल था। मुझे अभी यूरोपियन वेटिकन की एक टीम से डिस्ट्रेस कॉल मिली है। मैं वोट करवा रहा हूँ, जियांग फेई ने कहा। वो अभी भी हमारे एलाई है। मुझे लगता है हमें उनकी मदद करनी चाहिए, डिंग मैनहन ने कहा। मैं सहमत हूँ, लियन फेई ने कहा। जो वो कहे वही, युन यू ने कहा। मैं इसके खिलाफ हूँ। भले ही हम एलाइज हों, उन्हें बचाने का हमारे मौजूदा मिशन से कोई लेना देना नहीं।
मिशन पूरा करने के लिए हमें जिंदा रहना होगा। अज्ञात में जाकर उन्हें बचाना हमारे मिशन ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छा नहीं हो सकता, यांग पो ने कहा। जियांग फेई को यांग पो से सहमत होना पड़ा, भले ही वो ठंडी और निर्दयी लग रही थी। मैं बहन से सहमत हूँ। हमें यूरोपियन वेटिकन के बारे में बहुत कम पता है। क्या होगा अगर ये ट्रैप हो? यांग चिंग ने अपनी बाह की चोट से पूरी तरह ठीक होने के बाद जोर से कहा। तुम्हारा क्या कहना है? जियांग फेई ने शुए आहोज की तरफ मुड़कर पूछा। अगर वो यांग सिस्टर्स का समर्थन करती तो जियांग फेई डिसाइडिंग वोट देता। मैं कहती हूँ चलो। अगर उनकी पोजीशन करीब है तो मदद करनी चाहिए। अगर दुश्मन हमारे लिए बहुत स्ट्रांग हो तो हम छाया में रहकर दूसरे रीइंफोर्समेंट्स का इंतजार कर सकते हैं, शुए आह्वान ने कहा। ठीक है, बस इतना जान लो कि मैं उनकी मदद करने को तैयार हूँ। लेकिन चूंकि ये मिशन प्लान का हिस्सा नहीं है, इसलिए तुम्हारी राय पूछना मेरी जिम्मेदारी है, जियांग फेई ने कहा। निकलने से पहले जियांग फेई ने शंग गुआनची की तरफ एक नजर डाली, जो पूरी टीम के पीछे खड़ी थी। वो ठंडी और इमोशनलेस रही और जियांग फेई की वोट की पुकार पर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन भले ही उसने वर्बेटिम कह दिया था कि वो किसी भी रेस्क्यू या सहायता की गतिविधियों में शामिल नहीं होगी, फिर भी वो अडिग होकर टीम के पीछे पीछे चली। जियांग फेई की कमर वाला कम्युनिकेटर डिवाइस म्यूटेंट ब्रदरहुड ने तैयार किया था और सिर्फ टीम लीडर्स को दिया गया था। दूसरी टीम के साथ क्या हुआ था ये कोई नहीं बता सकता था। जानने का इकलौता तरीका था वहां जाकर इन्वेस्टिगेट करना। जियांग फेई सिग्नल लोकेशन का पीछा करते हुए सिग्नल के सोर्स पर पहुंच गया। 0541। मेरा एक काम कर और एरिया स्कैन कर, जियांग फेई ने कहा। प्लीज होल्ड रिपोर्ट टारगेट रिक्वेस्टिंग असिस्टेंट हैड बीन सराउंडेड बाय 4000 बायो ह्यूमन आर्मी। There are more than 500 biohuman level 3 and under and over 50 level 4 biohumans. My advice is not to participate in this fight. Shit, जियांग फेई ने कहा। टीम का क्या हाल है? कोई सर्वाइवर है? जियांग फेई ने पूछा। There is only one survivor from the European Vatican team. Life force abnormally low. 0451 ने कहा। अंडरस्टूड। बिना और एक्सप्लेनेशन के जियांग फेई ने अंदाजा लगा लिया कि टीम पर दुश्मन ने एम्बुश किया और सबको मार डाला। आखिरी सर्वाइवर को पकड़ लिया गया होगा। लीडर, क्या हो रहा है? डिंग मेंगहन ने कहा। जियांग फेई ने शंग गुआनची को छोड़कर सबको इकट्ठा किया और पूरी सिचुएशन टीम को समझाई। ट्रैप? युन यू उछल पड़ी। मुझे पता था ये ट्रैप है। मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन तुमने सुना नहीं, यांग पो चिल्लाई। यांग किंग ने मुस्कान दी क्योंकि वो उन लड़कियों पर स्मग होकर नीचे देखना चाहती थी जो यांग पो से सहमत नहीं थी। ब्रदर जियांग फेई, तुम बिगिनर स्टेज ऑफ लेवल 4 नहीं हो, है ना? शुए आहोन ने अचानक ठहाका मारते हुए कहा। ये ख्याल सिर्फ उसी के मन में नहीं आया था। जब उसने 2 लेवल 4 बायो ह्यूमन मारे थे तो आसानी से किया था। अगर लड़कियां वहां न होतीं तो वो हाथ पीछे बांधकर भी उन्हें मार सकता था। ये पता था कि बायो ह्यूमन का रिमोट पायलट कहीं दूर छिपा होता है, इसलिए कंट्रोल्स थोड़े धीमे होते हैं, भले ही नॉर्मल आंखों से लगभग अनडिटेक्टेबल हों। फिर भी जियांग फेई ताकतवर लेवल 4 को आसानी से मार सकता था। कैसे भी देखो, वो अब सिर्फ लेवल 4 फाइटर नहीं रह गया था। ये बात कि पिनिकल स्टेज ऑफ लेवल 4 भी 50 किलोमीटर दूर किसी को डिटेक्ट नहीं कर सकता। जियांग फेई ने अजीब सी हंसी हंसी। असल में वो पिनिकल स्टेज और इंटरमीडिएट स्टेज के बीच में होना चाहिए था। तो अब हम क्या करने वाले हैं? लियस पेही ने पूछा। हम सबसे सेंसिबल बात करेंगे। इस जगह से भाग निकलेंगे। सही है ना? बिग ब्रदर जियांग फेई, यांग चिंग ने कहा और उसके बगल में कूदकर उसकी बाहें पकड़ ली। जब जियांग फेई यांग किंग से सहमत होकर सिर हिलाने वाला था, सोच ह्यूच 41 ने एक मैसेज के साथ दखल दी। कैप्टन, आई हैव डिटेक्टेड अ टीम ऑफ चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट हैड रश्ड इनटू द एनिमीज एम्बुश। ओह नो, कौन है? जियांग फेई ने पूछा। चाहे ओल्ड हाई हो या जाओ गनमिंग, वो चिंतित हो जाता। इट इज जाओ गनमिंग्स टीम, सोच 441 ने कहा। फक, जियांग फेई चिल्लाया और अपने बगल के एक पेड़ पर मुक्का मारा, तुरंत उसे चकनाचूर कर दिया। क्या हो रहा है? यांग चिंग ने कहा क्योंकि वो जियांग फेई के अचानक गुस्से से हैरान थी। जाओ गनमिंग और उसकी टीम दुश्मन के एम्बुश में घुस गई है, जियांग फेई ने कहा। सोच 441 की रिपोर्ट के मुताबिक जो घुस चुके थे और जो घुसने वाले थे, कुल 4 टीमें थीं। जाओ गैनमिंग की टीम के अलावा 2 और टीमें यूरोपियन वेटिकन की थीं और एक म्यूटेंट ब्रदरहुड की। उसे बाकी टीमों की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन वो जाओ गैनमिंग को मरने नहीं दे सकता था। एल्डर हाय, लड़कियां चिल्लाईं। उस टीम में कोई मेरा जाना पहचाना है, श्वे आहोन ने चिंतित होकर कहा। मेरा भी, लियान फेयू ने कहा। इस ऑपरेशन में भाग लेने के लिए चुने गए लोग विभिन्न सेक्ट्स के एलीट स्टूडेंट्स थे। भले ही वो जियांग फेई की टीम की लड़कियों जितने स्ट्रांग ना हो, फिर भी वो युवा लड़के थे जिन्होंने आर्ट्स में मास्टरी दिखाकर पोटेंशियल साबित किया था। जो अकेला शांत और चुप रहा, वो शंग गुआनची ही थी। भले ही जाओ गान मिंग की टीम में सोरिंग क्लाउड सेक्ट के डिसाइपल्स थे, लड़की ने खबर पर कोई इमोशन नहीं दिखाया। ब्रदर जियांग फे, ब्रदर, सब जियांग फे के डिसीजन का इंतजार कर रहे थे।
भले ही वो अपने फेलो स्टूडेंट्स की मदद करना चाहते थे, लेकिन जियांग फेई की मदद के बिना ये उनके लिए खतरनाक होता। प्लीज मुझे सोचने दो, जियांग फेई ने कहा और उनसे मुंह मोड़कर उस दिशा की तरफ देखा जहां ज्याओ गानमिंग था। अगर हो पाता तो वो पहले ही ज्याओ गानमिंग को बचाने निकल पड़ता, लेकिन बहुत सारी चीजें सोचनी थीं। पहले तो ये पक्का करना था कि अंदर घुसने और निकलने का कोई रास्ता हो, बिना 4000 बायो ह्यूमंस से घिरे। बिना प्लान के अंदर घुसना अपनी कब्र खुद खोदने जैसा होता। भले ही वो स्ट्रांग था, लेकिन एक साथ 50 लेवल 4 बायो ह्यूमंस का सामना करना नामुमकिन था। उसके अलावा उसकी अपनी टीम 10 से ज्यादा लेवल 3 बायो ह्यूमंस को भी हैंडल नहीं कर पाती। 0541, वहां सिचुएशन क्या है? जियांग फेई ने पूछा। म्यूटेंट्स की टीम बायो ह्यूमंस से लड़ना शुरू कर चुकी है, लेकिन लगता है सिर्फ थोड़े से बायो ह्यूमंस ही हाइडिंग से निकले हैं। लगता है वो दूसरी टीम्स के आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि एक साथ अटैक कर सके। समझ गया, जियांग फेई का भी यही ख्याल था। जापानीज उन 4 टीम्स को जो पहले से उनके ट्रैप में थीं, बेट की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे ताकि और टीम्स को लुभा सके। अभी वो सिर्फ उनके साथ खेल रहे थे ताकि रीइंफोर्समेंट आने का टाइम मिल जाए। ये अच्छी बात थी क्योंकि जियांग फेई को भी उनके टैक्टिक्स का जवाब देने के लिए प्लान बनाने का टाइम मिल गया। उसी समय जियांग फेई से 50 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में कहीं जाओ गान मिंग की टीम बायो ह्यूमंस के एक ग्रुप से लड़ रही थी। मास्टर, ये बहुत ज्यादा है, हम क्या करें? एक युवा फाइटर चिल्लाया जो अटैक्स को रोकने में संघर्ष कर रहा था। उनके सामने 50 से ज्यादा बायो ह्यूमन सोल्जर्स थे और उनमें से आधे से ज्यादा लेवल 3 से ऊपर के थे। ये बुरा है, रीग्रुप करके पीछे हटो। जाओ गान मिंग गरजा। वो इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ लेवल 4 फाइटर था और उसी लेवल के 2 बायो ह्यूमन से ही उसके हाथ भरे हुए थे। अगर वन ऑन वन लड़ाई होती तो जाओ गान मिंग दुश्मन को पसीना भी नहीं आने देता, लेकिन जब दुश्मन संख्या में ज्यादा हो। उर्ग, मास्टर, एक आदमी गिर गया। अर्ग, ब्रदर वांग, तुम ठीक हो? कॉल करो, डिस्ट्रेस कॉल भेजो। जैसे जैसे और युवा फाइटर्स गिरते गए, बचे हुए लोगों ने जाओ गान मिंग से रीइंफोर्समेंट बुलाने की गुहार लगाई। अभी वो सिर्फ बायो ह्यूमन के अटैक्स को डिफेंड कर पा रहे थे, और अगर बचना है तो मदद चाहिए। बायो ह्यूमंस का सामना उनके बस की बात नहीं थी। कचरा, तुम ही तो अटैक करना चाहते थे, अब भाग रहे हो। हा, हमारी बायोटेक को कम समझने का नतीजा। आओ हमारे पास, हम तुम्हें जिंदा दफना देंगे। एक जापानीज ऑफिसर चिल्लाया जो बहुत दूर से स्क्रीन्स पर लड़ाई मॉनिटर कर रहा था। जनरल, हमने 4 एनिमी टीम्स को हमारे एम्बुश में घुसते डिटेक्ट किया है। एक छोटी टीम अभी भी जंगल में हाइडिंग है। दूसरे ऑफिसर ने कहा। सच में? मुझे दिखाओ, जनरल ने कहा। इमेज लोड हो रही है। सोल्जर ने कीबोर्ड पर कुछ बटन्स दबाए और सर्वेलेंस वीडियो दिखा दी, जिसमें जियांग फे और उसकी टीम जंगल में हाइडिंग थी। जियांग फे कुछ सोच रहा था और बाकी लड़कियां एक दूसरे से फुसफुसा रही थीं। जहां जियांग फे के पास 041 मल्टीपर्पज असिस्टेंट था, वहीं जापानीज के पास टेक्नोलॉजी थी। स्पेस में सैटेलाइट की मदद से उनके पास दुनिया की हर चीज पर आंखें थीं। अगर वो एक्टिवली खोज रहे हों तो ह्यूमन प्रेजेंस डिटेक्ट करना उनके लिए आसान काम था। मार्शियल आर्टिस्ट्स? हाँ, कुछ खास नहीं लगते, फिर भी बुरा नहीं। इसने मेरे लिए खूबसूरत लड़कियों की एक टीम भी ला दी है। जनरल ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो मैं इन लड़कियों को सरेंडर का तोहफा मान लूंगा। जनरल, क्या आप बैटलफील्ड में जाने का प्लान बना रहे हैं? ऑफिसर ने पूछा। अपनी प्रेजेंस दिखाकर सोल्जर्स का मोराल बढ़ाना जरूरी है। जब चाइनीज बैस्टर्ड्स हार जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हमारी महान भूमि की टेक्नोलॉजी से मैंने उन्हें हराया है। अलावा इसके, गार्डियन बीस्ट को मारने के बाद मुझे अभी भी उनसे हिसाब चुकता करना है, जैसे कि महान जनरल से उम्मीद थी। आपकी प्रेजेंस बैटलफील्ड में हमारे लिए उम्मीद की किरण होगी, सर। ऑफिसर चिल्लाया। ऑफिसर फिर कंप्यूटर से मुड़ा और दूसरे ऑफिसर्स की तरफ चला गया। स्पेसिमेन 0 के लिए प्रेपरेशन शुरू करो। यस सर। उसी कमरे में जनरल के साथ मौजूद स्टाफ्स ने जवाब दिया। 0541, क्या तुमने बायो ह्यूमंस के ऑपरेटर्स डिटेक्ट कर लिए? जियांग फेई ने पूछा। बाहर से लग रहा था कि वो सोच रहा है, लेकिन वो 0541 से बात कर रहा था। मुझे और टाइम चाहिए। आसपास हवा में एक अजीब इंटरफियरेंस है। जल्दी करो, जियांग फेई ने कहा। भले ही टाइम की बहुत जरूरत थी, लेकिन जियांग फेई 16541 की रिपोर्ट का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। कैप्टन, मैंने ऑपरेटर्स लोकेट कर लिए। 5 मिनट बाद 0541 ने कहा। वो कहाँ है? जियांग फेई ने पूछा। एक कहावत है, सेना को हराने के लिए कमांडर को निशाना बनाओ। इस मामले में जियांग फे और उसकी टीम 4000 से ज्यादा बायो ह्यूमंस के मुकाबले नहीं थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उनके कोर पर हमला नहीं कर सकते। अगर वो बायो ह्यूमंस के ऑपरेटर्स को ढूंढकर मार दे तो जियाओ गनमिंग और बाकी सबको बचा सकता है। कैप्टन, आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने ऑपरेटर्स के पास वाले फैसिलिटी में ब्रेव हार्ट का एक हिस्सा भी डिटेक्ट कर लिया है। 0541 ने खुशी से कहा। क्या? ये तो शानदार खबर है।
लोकेशन बताओ, जियांग फेई ने मन ही मन चिल्लाया। दो पक्षी तो छोड़ो, एक पत्थर से तीन पक्षी वाली बात हो गई। न सिर्फ वो अपने कॉमरेड्स को बचा सकता था, बल्कि पूरा बायो ह्यूमन आर्मी हरा सकता था और एक शिप फ्रैगमेंट भी हासिल कर सकता था। कैप्टन, अब मैं शिप पार्ट आइडेंटिफाई करूंगा। 0541 ने ऑपरेटर्स की फैसिलिटी की लोकेशन देने के बाद कहा। करो। जियांग फेई खड़ा हो गया और सबने उसकी तरफ देखा, कोई ऐसा ऑर्डर सुनने की उम्मीद में जो या तो उन्हें खुश कर दे या आत्मा तक गुस्सा दिला दे। मैंने डिसाइड कर लिया है कि जाओ गनमिंग और उसकी टीम को बचाऊंगा, लेकिन मैं ये साफ कह दूं कि ये डिटूर बहुत खतरनाक होगा। हम सब सुरक्षित नहीं निकल पाएंगे। अगर कोई पीछे रहना चाहे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। जियांग फेई ने कहा। सब यहाँ तक कि शांगवान की, जो ध्यान नहीं दे रही थी, चुप रहे। वो अपने दोस्तों और फेलो स्टूडेंट्स को बचाना चाहते थे। जियांग फेई का प्लान था बायो ह्यूमंस के ऑपरेटर्स पर अटैक करना, लेकिन इसका मतलब था सीधे उस सीक्रेट बेस पर हमला करना जहां ऑपरेटर्स हाइडिंग थे। ज्यादा संभावना थी कि फैसिलिटी हेविली गार्डेड होगी। 0541 के एनालिसिस के मुताबिक यूरोपियन वेटिकन की टीम संयोग से उस जगह पहुंच गई थी और ओवरवेल्म हो गई। टीम हारने के बाद जापानीज ने कम्युनिकेटर डिवाइस ले लिया और डिस्ट्रेस कॉल ट्रिगर करके दूसरी टीम्स को लुभाने की कोशिश की। फैसिलिटी पर 4000 से ज्यादा बायो ह्यूमन इसलिए तैनात थे क्योंकि वहां एलियन शिप फ्रैगमेंट मौजूद था। उस फैसिलिटी में तैनात जनरल महत्वाकांक्षी था। भले ही वो गार्डियन बीस्ट की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन वो आसानी से अटैक नहीं कर सकता था। लेकिन अब जब चाइनीज और दूसरे मेटा ह्यूमंस उसके इलाके में आ गए थे, तो बदला लेने का मौका वो हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। अगर जियांग फेई के पास उंगली में इतना पावरफुल स्कैनर न होता, तो वो जरूर दुश्मन के ट्रैप में घुस जाता। अब जब उसे सिचुएशन साफ साफ समझ आ गई थी, तो ट्रैप को पलटने का टाइम आ गया था। जापानीज के सीक्रेट फैसिलिटी पर अटैक करना आसान लग सकता था, लेकिन जब जियांग फेई के साथ लड़कियों को ले जाना हो तो बात अलग हो जाती है। उस समय एक अनमैन्ड ड्रोन पूरे बैटलफील्ड को मॉनिटर कर रहा था, जिसमें जियांग फेई भी शामिल था। 0541 ने ड्रोन को डिटेक्ट कर लिया और जियांग फेई को बताया कि वो उसके सिर के ऊपर मंडरा रहा है, चाहे वो इसे डिस्ट्रॉय करना चाहे। लेकिन लड़कियां उसके हर मूव पर नजर रखे हुए थीं, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता था। असल में वो आसानी से इसे डिस्ट्रॉय कर सकता था, अपनी गन्स से एक ब्लास्ट से। लेकिन ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि इतनी पावरफुल गन कहाँ से लाया। जियांग फेई चुप था और माथा सिकोड़ रहा था। आखिरकार सीक्रेट फैसिलिटी में घुसने का उसका प्लान रद्द करना पड़ सकता था। लड़कियों को इतने बोल्ड तरीके से साथ ले जाना जापानीज से घिर जाने का खतरा था, लेकिन वो उन्हें अकेला छोड़ भी नहीं सकता था। आसपास बहुत सारे पावरफुल बायो ह्यूमंस थे। उसकी फाइटिंग कैपेबिलिटीज के बिना लड़कियां ज्यादा देर नहीं टिक पाती, खासकर जब आसमान में एक आंख उनकी हर हरकत देख रही हो। अलर्ट अलर्ट! 0541 का प्रॉक्सिमिटी अलार्म बज उठा। क्या हुआ? बायो ह्यूमंस का एक ग्रुप तुम्हारी तरफ हाई स्पीड से आ रहा है। वो कौन है और उनका पावर लेवल क्या है? कुल 5 टारगेट्स हैं। 1 पिनिकल स्टेज ऑफ लेवल 4, 1 इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ लेवल 4 और 3 बिगिनिंग स्टेज ऑफ लेवल 4। शिट! जियांग फेई को यकीन नहीं था कि वो इस टीम को हरा भी पाएगा या नहीं। लड़कियों की प्रोटेक्शन की बात तो छोड़ ही दो। मेरे पीछे आओ, जियांग फेई ने कहा और टीम को उसी तरफ ले चला जहां से वो अभी आए थे। लीडर, क्या हो रहा है? स्वे आहोन ने पूछा। भले ही उन्हें पीछे हटने की वजह समझ ना आई हो, लेकिन जियांग फेई उनका लीडर था और उसने अब तक जो कुछ किया था उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। हमें देख लिया गया है। एक टीम हमारे पीछे आ रही है। पिछले दुश्मनों से काफी स्ट्रांग है। मैं भी शायद उनसे लड़ ना पाऊं, जियांग फेई ने कहा। लेकिन दूसरी टीम का क्या? डिंग मैंगहन ने कहा। वो दूसरी टीम के फेलो स्टूडेंट्स की चिंता कर रही थी। अभी हम उन्हें सेव नहीं कर सकते। जो दुश्मन हमारे पीछे आ रहे हैं वो हमें मार डालेंगे, जियांग फेई ने कहा। 0541 का प्रॉक्सिमिटी अलार्म जोर जोर से बज रहा था क्योंकि दुश्मन और करीब और तेज आ रहे थे। लड़कियों ने किंग गोंग सीख ली थी, लेकिन वो सिर्फ लेवल 3 स्टेज पर थीं। लेवल 4 की दौड़ के मुकाबले उनकी रफ्तार चलने जितनी ही थी। अब भागने का कोई मतलब नहीं रह गया था। जियांग फेई ने रुककर पीछे मुड़ा। टीम, जाओ और वो जगह ढूंढो जहां हमने पहली बार रेस्ट किया था। मैं यहीं रुककर इन्हें रोकूंगा। तुम्हें भागने का टाइम दूंगा, जियांग फेई ने कहा और अपनी मुट्ठी में एनर्जी इकट्ठा करने लगा। लेकिन ब्रदर जियांग फेई, तुम क्या बस करो। पीछे रहोगे तो मर जाओगे। अगर दूसरी टीम को सेव करने का थोड़ा सा मौका चाहिए तो भागो, जियांग फेई ने गुर्रा कर कहा। टेक केयर, यांग पो ने कहा और पहला कदम बढ़ाते हुए जियांग फेई को अकेला छोड़ आने वाले दुश्मनों से निपटने के लिए चली गई। अगर लड़कियां पकड़ ली गईं तो जापानीज उनके साथ क्या करेंगे कोई नहीं जानता। जापानीज तो बहुत हिंसक होने के लिए मशहूर थे। तुम यहाँ क्यों हो? जियांग फेई ने कहा जब उसने शंगवान ची को पेड़ की शाखा पर चुपचाप लटके देखा। बचने का चांस थोड़ा ज्यादा है, शंगवान ची ने कहा। हुम्फ, जैसी मर्जी।
जियांग फेई को उसकी अब और परवाह नहीं थी। स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ गई थी और उसके पास उसके बारे में सोचने का टाइम नहीं था। उसने रिंग से एक एनर्जी गन निकालकर आसमान में ऊपर अनमैन्ड ड्रोन पर गोली चला दी। आसमान की आंख के बिना दुश्मनों को लड़कियों को ट्रैक करने में दिक्कत होगी, जिससे उन्हें भागने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाएगा। ड्रोन डिस्ट्रॉय करने के बाद जियांग फेई ने तेजी से गन को रिंग में वापस रख लिया। इतनी तेज हरकत थी कि आम आंखें पकड़ नहीं सकती थीं। बेशक शांगग्वान की नॉर्मल नहीं थी। उसने गन की एक झलक पकड़ ली और थोड़ी सी क्यूरियस हो गई, लेकिन एक पल के लिए ही। फिर वो इमोशनलेस रोबोट जैसी हो गई। आधे मिनट से भी कम समय में दुश्मन आ पहुंचे। अरे छोटे चाइना बॉय, क्या सच में सोचता है कि तू हम सबको रोक लेगा? सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल 4 बायो ह्यूमन ने कहा, जो लीडर लग रहा था। ओह, मेरी चिंता मत करो, मेरे पास कुछ ट्रिक्स है, जियांग फेई ने कहा। फिर तुरंत शॉन्ग गुआंगची की तरफ मुड़ा और बोला, अब तुम अपने बल पर हो। इस बार मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। इसे मारो, लीडर ने कहा। 5 में से 2 दुश्मन जियांग फेई की तरफ झपटे, जबकि बाकी 3 एक तरफ खड़े रहे। आओ मेरे पास, जियांग फेई ने कहा। अब दया दिखाने की जरूरत नहीं थी। उसने चंग यिंग स्वॉर्ड निकाला और 2 कमजोर लेवल 4 बायो ह्यूमन की तरफ झपटा। दोनों बायो ह्यूमन से निपटना बहुत आसान था। वो कमजोर नहीं थे, बल्कि कंट्रोल लेटेंसी की वजह से उनकी हरकतें सुस्त और धीमी हो गई थीं। वो अपने रिमोट पायलट लोकेशन से कम 60 किलोमीटर दूर थे। हुम्फ, ये तो सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग लेवल 4 फाइटर है, पिनिकल स्टेज लेवल 4 बायो ह्यूमन ने कहा। उसे अपने 2 मारे गए सोल्जर्स का कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि जहां से वो आया था वहां और भी बहुत थे। थोड़े समय पहले म्यूटेंट ब्रदरहुड ने अटैक करके उनके कई फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय कर दिए थे। फिर भी उन्होंने उन्हें पकड़कर बायो ह्यूमन स्लेव्स बना लिया था। जियांग फेई की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाने के बाद लीडर खुद अकेले आगे बढ़ा जियांग फेई से लड़ने। हुम्फ, आखिरकार मेरी ब्लेड के लायक ओपोनेंट मिल गया, जियांग फेई ने अपने आप से कहा और उसके हाथ में ब्लेड हल्की सी चमक उठी। उसने चेंग यिंग स्वॉर्ड को गॉड ब्लेड टाइप जान लू स्वॉर्ड से बदल लिया था। दोनों ब्लेड्स दिखने में लगभग एक जैसी थीं, इसलिए शांग गुआन की, जो लगातार जियांग फेई के हर मूव को देख रही थी, वो भी फर्क नोटिस नहीं कर पाई। जियांग फेई गारंटी नहीं दे सकता था कि वो ओपोनेंट को हरा देगा, खासकर जब वो पिनिकल स्टेज ऑफ लेवल 4 पर हो। इसलिए जानलू स्वॉर्ड इस्तेमाल करना जरूरी था। बस एक छोटी सी कट लगानी थी उस बैस्टर्ड पर और वो मर जाएगा। अरे छोटे चाइना बॉय, याद रखना उस परफेक्टेड बायो ह्यूमन का नाम जिसने तुझे मारा, जनरल यानागी केनिचिरो, बायो ह्यूमन ने गुर्राया। बिना किसी वार्निंग के दुश्मन ने अपनी हथेली से डार्क ग्रीन लाइट का एक ब्लास्ट छोड़ दिया। हुम्फ, जियांग फेई ने तेजी से तलवार उठाई और लाइट की किरण को 2 टुकड़ों में काट दिया। कुछ गड़बड़ थी। अटैक की स्पीड बहुत तेज थी। उसकी हरकतों में कोई लैग ही नहीं था। बायो ह्यूमन परफेक्ट जापानीज बोल रहा था, लेकिन यूरोपियन लैंग्वेज का भारी एक्सेंट था। साफ था कि बायो ह्यूमन का होस्ट म्यूटेंट ब्रदरहुड का कोई आदमी था। कुछ गड़बड़ थी। उसकी हरकतें रिमोट कंट्रोल्ड जैसी नहीं लग रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो असली मेटा ह्यूमन हो। जियांग फे जितना ज्यादा यानागी खेनिचिरो नाम वाले बायो ह्यूमन से वार पार कर रहा था, उतना ही ज्यादा उसे लग रहा था कि ये आदमी रिमोट कंट्रोल्ड नहीं है। 0451, ये आदमी क्या है? जियांग फे ने 0451 से पूछा। कैप्टन, मुझे दुश्मन से कोई सिग्नल डिटेक्ट नहीं हो रहा। ये रिमोट कंट्रोल्ड नहीं है, ये अपने आप मूव कर रहा है, 0451 ने कहा। क्या जापानीज ने अपनी खुद की मेटा ह्यूमंस बनाने की टेक्नोलॉजी परफेक्ट कर ली है? जियांग फे ने अपने मन में सोचा, लेकिन इससे ये एक्सप्लेन नहीं होता था कि आदमी का एक्सेंट और अपीयरेंस वेस्टर्नर जैसा क्यों लग रहा था। म्यूटेशन की डिफॉर्मिटी को छोड़ दो तो वो किसी भी यूरोपियन मेटा ह्यूमन से अलग नहीं था। अरे छोटे चाइना बॉय, लड़ाई के बीच में नजर घुमाने की हिम्मत! केनिचिरो गरजा और अपनी आंखों से एनर्जी अटैक्स छोड़ दिए। इतने करीब से जियांग फे लाइट से तेज मूव नहीं कर सकता था। आखिरकार उसने वेव बैरियर से अटैक को ब्लॉक किया। वेव बैरियर काफी स्ट्रांग नहीं था। एक पल में बैरियर टूट गया और अटैक जियांग फे पर आ गिरा। ठीक आखिरी सेकंड में 0451 ने एक शील्ड बनाकर जियांग फे को बचा लिया। 2% पावर लॉस्ट, 0451 ने बताया। जियांग फे ने जीभ चटकाई। वो बिना सोचे समझे लड़ रहा था। आदमी पूरा जोर लगाए बिना ही अटैक कर रहा था। अगर वो सीरियस होता तो डैमेज 2% से ज्यादा 0451 के पावर रिजर्व्स का खर्च करा देता। अब जियांग फे को यकीन हो गया कि खेनिचिरो सही कह रहा था। वो परफेक्ट बायो ह्यूमन है। थोड़ी देर में ही वो जियांग फे के लेवल पर लड़ने लगा था और बिना किसी लेटेंसी के अविश्वसनीय स्पीड से मूव कर रहा था। जियांग फे की स्वॉर्ड स्किल अच्छी थी, लेकिन उस पर हिट लगाने के लिए काफी नहीं थी। अब क्या करूं? जियांग फे घबराने लगा। वो सिर्फ एक लेवल 4 बायो ह्यूमन से लड़ने में ही मुश्किल में था। 2 और बायो ह्यूमंस एक तरफ आराम से खड़े थे। अगर वो अचानक लड़ने लगे तो जियांग फे की मौत पक्की थी। अरे फक इट, हाई रिस्क हाई रिटर्न।
लड़ाई चलती रही तो जियांग फै को अपनी एनर्जी तेजी से खत्म होती महसूस हुई। वो केनिचिरो से और वार पार नहीं कर सकता था। लड़ते लड़ते जियांग फै ने एक फेंट मारा और अपनी पीठ केनिचिरो की तरफ खोल दी। हाहा, मरने का टाइम आ गया छोटे चाइना बॉय, केनिचिरो चिल्लाया और फेंट में फंस गया। ये सच था कि पावर लेवल में केनिचिरो स्ट्रांग था, लेकिन उसने खुद को ज्यादा समझ लिया था जब सोचा कि जियांग फै बहुत कमजोर है। उसे ऐसा सोचना जायज था, क्योंकि जियांग फै उसकी एनर्जी अटैक्स को डिफेंड करने में ही संघर्ष कर रहा था। अलावा इसके, केनिचिरो ने अभी तक अपने दो और बायो ह्यूमन सोल्जर्स को लड़ने नहीं भेजा था, इसलिए वो बहुत कॉन्फिडेंट हो गया था। सोच रहा था कि जब जियांग फै ने पीठ खोल दी तो लड़ाई खत्म हो चुकी है। जियांग फै और केनिचिरो की लड़ाई कोई प्राइवेट फाइट नहीं थी। दो बायो ह्यूमंस उन्हें देख रहे थे और सर्वेलेंस फुटेज से और भी बहुत लोग। एक नीच चाइना बॉय के साथ इतनी देर लड़ना उसके लिए शर्म की बात थी। इसलिए जब जियांग फै ने एक पल के लिए गार्ड स्लिप किया तो केनिचिरो सीधा उस पर झपटा और अपनी हथेली से डार्क ग्रीन एनर्जी का एक पावरफुल बीम छोड़ दिया। ये तुम्हारे हवाले 0451, जियांग फै ने कहा जब केनिचिरो उसके फेंट में फंस गया। मर जा चाइना पिग, केनिचिरो गरजा और जियांग फै की तरफ दौड़ा। ठीक अभी, जियांग फै ने 0451 से कहा। बज बूम, जब अनकंट्रोलेबल एनर्जी जियांग फै पर फूटी तो 0451 ने एक पावरफुल बैरियर लगाकर अटैक को ब्लॉक कर लिया। पर्याप्त पावर के साथ 0451 लेवल 5 फाइटर के फुल पावर्ड अटैक को भी रोक सकता था। 17% पावर लॉस्ट, 0451 ने कहा। है, जियांग फै ने हंसी उड़ाई, क्योंकि अटैक ने जितनी पावर ली थी वो उसने सोची थी उससे ज्यादा थी। लेकिन अभी पावर की चिंता करने का टाइम नहीं था। एक्सप्लोजन खत्म होने से पहले ही जियांग फै आग और धूल से निकलकर ज़्यान-लू सोर्ड लेकर केनिचिरो की तरफ झपटा। मैं इस लड़ाई का मजा लूंगा और बाद में उन लड़कियों का भी जो तू मेरे पास लाया है। केनिचिरो पागलों जैसी हंसी के साथ बोला। उसने अपना गार्ड पूरी तरह नीचे कर लिया था। सोच रहा था कि जियांग फै हार चुका है। अपनी अटैक की चमकदार रोशनी और बहरा कर देने वाले धमाके की वजह से वो जियांग फै को देख या सुन नहीं पाया, जो मौत का फरिश्ता सीधा उसकी तरफ आ रहा था। जनरल, एक तरफ खड़े दो सोल्जर्स चिल्लाए जब उन्होंने जियांग फै को एक्सप्लोजन से बिना चोट के निकलते देखा। क्या? तू कैसे? केनिचिरो कुछ कदम पीछे कूदा जब उसने जियांग फै को अपनी तरफ आते देखा। तू बहुत बोलता है, जियांग फै ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी तलवार केनिचिरो की तरफ घुसाई। चुप हो जा, केनिचिरो चिल्लाया। उसने अभी अपनी बहुत सारी एनर्जी अटैक में खर्च कर दी थी। सांस फूल रही थी तो वो जियांग फै की एक्सट्रीम स्पीड से बच नहीं पाया। लेकिन केनिचिरो सोच रहा था कि जैसे ही सांस संभलेगा, बाद में जियांग फै को मार ही देगा। जल्दी जल्दी केनिचिरो ने थोड़ी एनर्जी इकट्ठा की और एक छोटी एनर्जी बैरियर लगाई, ताकि जियांग फै की तलवार उस तक न पहुंचे। लेकिन वो बहुत कमजोर थी, क्योंकि एनर्जी सिर्फ एक पल में इकट्ठी की गई थी। बैरियर की वजह से जियांग फै थोड़ा धीमा हुआ, लेकिन उसने अपनी ओरिजिन फोर्स का थोड़ा सा बूस्ट देकर आसानी से उसे पार कर लिया। लगभग बिना मेहनत के जियांग फै ने बैरियर चीरकर केनिचिरो की छाती में तलवार घुसा दी। कुछ खास नहीं, उर्ग। केनिचिरो तेज था। जितनी स्ट्रेंथ जुटा सका उतनी से उसने जियांग फै की तलवार का हिल्ट पकड़ लिया, ताकि वो और गहरा ना घुसे। फिर उसने जियांग फै और तलवार दोनों को अपने से दूर धकेल दिया। भले ही जियांग फै अपने तरीके से स्ट्रांग था, लेकिन केनिचिरो के म्यूटेटेड शरीर की तुलना में उसमें इतनी भारी फोर्स नहीं थी। बात यह थी कि जियांग फै रेजिस्ट नहीं कर रहा था। उसका मुख्य मकसद शरीर पर कहीं भी घाव लगाना था। तलवार में ओरिजिन फोर्स भरी होने से उसकी धार मोटी त्वचा को चीर गई और केनिचिरो का खून भी निकाल लिया। भले ही तलवार सिर्फ कुछ मिलीमीटर्स ही अंदर गई हो, लेकिन ज़ान-लू सोर्ड की डिस्ट्रक्टिव पावर को एक्टिवेट करने के लिए काफी था। हुम्फ! छोटे चाइना बॉय से यही उम्मीद थी। पूरा जोर लगाने के बाद सिर्फ अपनी चॉपस्टिक्स से चुभोया। केनिचिरो हंसते हुए चिल्लाया। उसे पता नहीं चला कि उसके शरीर का घाव वैल्यूम से रिएक्ट करने लगा है। सोच रहा था कि वो सुरक्षित है। उसने मुंह में एनर्जी इकट्ठा की और जियांग फैन पर एनर्जी अटैक छोड़ने वाला था। लेकिन उर्ग, ये क्या है? तूने मेरे साथ क्या किया? केनिचिरो गरजा। जब भी वो एनर्जी इकट्ठा करने की कोशिश करता, उसे महसूस होता कि उसके शरीर के अंदर एनर्जी का फ्लो उसके हुक्म से बाहर हो रहा है और बेतरतीब जगहों पर उछल रहा है। क्या हो रहा है? क्या मेरा ये शरीर अपनी लिमिट पर पहुंच गया? केनिचिरो ने अपने आप से कहा। आखिरी चीज जिस पर वो शक करता वो ज़ान-लू स्वॉर्ड थी। आखिर छाती का छोटा सा घाव फेटल लगने लायक नहीं था। जब तक उसे समझ आया कि क्या गड़बड़ है, उसका शरीर जोर से झटका खाया। घाव से शुरू होकर उसे महसूस हुआ कि उसका खून उबल रहा है। घाव से हरी आग जलने लगी जो पूरे शरीर में फैल गई। पल भर में आग इतनी तेजी और हिंसा से भड़की कि कुछ ही सेकंड में उसके शरीर पर भारी प्रेशर की दरारें पड़ गई। एक एक करके उसके अंग टूटकर वायलेट ग्रीन आग में फट गए। सोचने में टाइम बर्बाद मत कर, मरने पर फोकस कर, जियांग फै ने मुस्कुराते हुए कहा। तुझे शाप, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा।
केनिचिरो गर्जा इससे पहले कि उसकी खोपड़ी आग में पिघल जाए। बिना टाइम गंवाए जियांग फेई ने मौका देखा और उन दो बायो ह्यूमन सोल्जर्स पर झपटा, जो अभी भी इस हिंसक रिएक्शन से सदमे में थे। जैसे ही उन्होंने जियांग फेई को अपनी तरफ दौड़ते देखा, दोनों सोल्जर्स मुड़े और जितनी तेजी से भाग सके भागे। उनका सम्मानित लीडर अभी मरा था, और अगर वो छोटे चाइना बॉय को नहीं हरा पाया, तो वो कैसे हरा पाते? ये क्या है? थोड़ी सी जॉगिंग? चलो, अगर भागना है तो ठीक से भागो, जियांग फेई ने कहा, और ओरिजिन फोर्स से विंड की पावर को अपने पैरों में इकट्ठा किया। उसी पल जियांग फेई को एक्सप्लोसिव स्पीड मिल गई, जिससे वो भागते सोल्जर्स को पकड़ लिया। जियांग फेई ने जल्दी से चेंग यिंग सोर्ड वापस निकाल ली, क्योंकि वो कीमती वैल्यूम मेटल बर्बाद नहीं करना चाहता था। वैल्यूम की लिथैलिटी परमानेंट नहीं थी, क्योंकि जान लू सोर्ड पर लगा वैल्यूम एनर्जी इन्फ्यूज्ड ब्लड से कांटेक्ट होने के बाद कंज्यूम हो जाता था। तलवार के एक वार से उसने दोनों भागते बायो ह्यूमन सोल्जर्स को काट दिया। एक बिगिनर स्टेज था और दूसरा इंटरमीडिएट स्टेज। भागते हुए उन्होंने अपनी पीठ जियांग फे के लिए खोल दी थी। जियांग फे को पता भी नहीं चला कि शांग गुआनची उसकी लड़ाई देखकर मजे में थी। उसके अंदर तरह तरह के इमोशंस दौड़ रहे थे। अफसोस ये था कि जियांग फे लड़ाई पर इतना ध्यान दे रहा था कि शांग गुआनची के खूबसूरत इमोशनल एक्सप्रेशन पर नजर नहीं गई। लेकिन जैसे ही आखिरी बायो ह्यूमन मारा गया, वो फिर से इमोशनलेस एक्सप्रेशन पर लौट गई। फ्यू, ये टफ था। खुशी है कि बिना चोट के निकल गया, जियांग फे ने अपने आप से कहा। असल परफेक्टेड बायो ह्यूमन को पिनिकल स्टेज ऑफ लेवल 4 पर हराना आसान काम नहीं था। फेटल ब्लो तो नहीं लगा, लेकिन कुल 20% पावर चली गई थी। मैं सही थी। तुम्हारे साथ रहने से मेरे बचने का चांस बढ़ जाता है, शांग गुआनची ने कहा जब जियांग फेई वापस आया। ये लो, जाकर यांग पो और बाकी टीम से मिल लो। तुम्हारा अभी का मिशन है अपनी खुद की सर्वाइवल सुनिश्चित करना, जियांग फेई ने कहा, और कम्युनिकेटर शांग गुआनची के हाथ में थमा दिया। ये ऑप्शन अनफेवरेबल है। बाकी टीम के साथ रहने से मौत का चांस 50% बढ़ जाता है, शांग गुआनची ने कहा, और जियांग फे को अधर में छोड़कर चली गई। मुझे उसकी परवाह नहीं। मैं अब उन दूसरी टीम्स को बचाने जा रहा हूं जो मुसीबत में हैं। तुम्हें अपनी नज़र के आगे रखना बहुत डिस्ट्रैक्टिंग लगता है। अलावा इसके मुझे दूसरी लड़कियों की चिंता है, जियांग फे ने कहा, और शांग गुआनची के करीब एक कदम बढ़ाया। वो उसके होठों से बस बाल भर की दूरी पर था। जियांग फे जापानीज के एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में घुसने जा रहा था। वो शांग गुआनची को साथ नहीं ले जा सकता था, वरना उसका ट्रम्प कार्ड एक्सपोज हो जाता। दूसरी तरफ यांग पो और बाकी लोग अकेले बहुत कमजोर थे। शांग गुआनची उनके साथ रहे तो कम से कम उनकी ओवरऑल कॉम्बैट प्रावेस बढ़ जाती। क्या तुम मुझसे फेवर मांग रहे हो? शांग गुआनची ने पूछा। हूँ, जियांग फे चौंक गया। अगर सही याद है तो वो टीम लीडर था। ये फेवर नहीं, ऑर्डर था। लेकिन जब शांग गुआनची ने ऐसा कुछ कहा जो उसके कैरेक्टर से बिल्कुल अलग था, तो जियांग फे हक्का बक्का रह गया। अगर ये फेवर है तो मैं खुशी से जाकर उस कचरे पर नजर रखूंगी, शांग गुआनची ने बिना पलक झपकाए कहा। ठीक है, मैं फेवर मांग रहा हूं, जियांग फे ने कहा। शांग गुआनची के साथ खेलने का टाइम और जगह नहीं थी, क्योंकि जाओ गान मिंग मौत के किनारे पर हो सकता था। ठीक है, हो गया, शांग गुआनची ने कहा। जियांग फे के हाथ से कम्युनिकेटर लिया और हवा के साथ गायब हो गई। भले ही लड़कियां शांग गुआनची को टीम से निकला हुआ मानती थीं, लेकिन वो कम्युनिकेटर को प्रूफ की तरह इस्तेमाल करके दिखा सकती थीं कि जियांग फेई ने ही उसे भेजा है। शांग गुआनची के जाने के बाद जियांग फेई की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। क्या उसने लड़कियों के लिए मदद भेजी थी या मुसीबत? उसी समय म्यूटेंट ब्रदरहुड, यूरोपियन वैटिकन और जाओ गान मिंग की टीम्स लगभग निराशा के किनारे पर थीं। अगर जियांग फेई जल्द से जल्द सीक्रेट फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय न करे, तो बायो ह्यूमन सोल्जर्स अलायंस का पीछा करते रहेंगे। यांग पो और बाकी लोग जापानीज आर्किपेलिगो से बिना चोट के नहीं निकल पाएंगे। सबसे खराब हालत में जियांग फेई अकेला ही बच सकता था। सुन, 5-4-1 क्लोक लगा दो, जियांग फेई ने कहा, और जापानीज फैसिलिटीज में घुसने की तैयारी करने लगा। जियांग फे के शरीर की सतह पर बिजली कड़कने लगी। उसके बाद उसके चारों तरफ रोशनी जोर से डिस्टॉर्ट होने लगी। कुछ ही सेकंड में सुन 5-4-1 ने जियांग फे के चारों तरफ परफेक्ट क्लोकिंग फील्ड लगा दिया, जो न सिर्फ उसे विजिबल लाइट से इनविजिबल बनाता था, बल्कि बॉडी हीट, चलने की आवाज और बॉडी सेंट भी हटा देता था। ये सबक उसने थोड़े समय पहले उन भयानक हाउंड से मुलाकात के बाद सीखा था। क्लोकिंग एक्टिवेट होने और सुत्न 5-4-1 द्वारा दिए गए कोऑर्डिनेट्स के साथ जियांग फेई ने कुछ ही मिनटों में सीक्रेट फैसिलिटी का एंट्रेंस ढूंढ लिया। शीश, इन्होंने इस जगह को इंग्लैंड की क्वीन जैसी सिक्योरिटी दे रखी है। फैसिलिटी के आसपास इतने बायो ह्यूमन सोल्जर्स गश्त कर रहे थे कि जियांग फेई को कहीं कोई गैप नहीं मिल रहा था। बिना क्लोकिंग सिस्टम के वो अंदर घुस ही नहीं सकता था। खुशकिस्मती से वो बस गश्त करने वाली टीम्स के बीच से चलकर गार्ड्स के पार निकल गया। बाकियों को पता नहीं था कि बायो ह्यूमन इनविंसिबल लगते थे। संख्या और स्ट्रेंथ के साथ जापानीज ने एक पावरफुल आर्मी बना ली थी, लेकिन वो ऑल पावरफुल नहीं थे।
एक निश्चित समय के बाद हर बायो ह्यूमन को फैसिलिटी में वापस आकर एक स्पेशल लिक्विड वाले टैंक में डूबना पड़ता था। ये स्टेबलाइजिंग एजेंट भी था और एनर्जी रिप्लेनिशिंग का काम भी करता था। खाना और रेस्ट अकेले अननेचुरल सिंथेटिकली मेड बायो ह्यूमन की वाइटैलिटी वापस नहीं ला सकते थे। जियांग फेई ने ये ट्रेंड नोटिस किया और एक सुस्त और कमजोर दिखने वाले बायो ह्यूमन का पीछा करके एक फैसिलिटी के अंदर घुस गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, 0541 ने फैसिलिटी की स्ट्रक्चर एनालाइज करना शुरू कर दिया और सारी इंफॉर्मेशन जियांग फे को फीड करने लगा। 3 मिनट बाद 0541 दो बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन लेकर आया। कैप्टन, मैंने दुश्मन के बायो ह्यूमन पायलट्स की पोजीशन लोकेट कर ली है। शिप फ्रैगमेंट की लोकेशन भी मिल गई है। ठीक, क्या तुमने शिप फ्रैगमेंट आइडेंटिफाई कर लिया? जियांग फे ने पूछा। एक पल के लिए वो अपनी प्रायोरिटी भूल ही गया था। कैप्टन, ये मेडिकल बे है। ठीक, अब आगे क्या करें, तुम्हारा सुझाव क्या है? जियांग फेई ने पूछा। कैप्टन, सलाह ये है कि पहले बायो ह्यूमन ऑपरेटर्स से निपटा जाए। अगर पहले मेडिकल बे ले लिया तो दुश्मन को हमारी प्रेजेंट का पता चल जाएगा। मैंने पूरे फैसिलिटी में एक्सप्लोजिव्स डिटेक्ट किए हैं और मुझे शक है कि अगर डिटेक्ट हो गए तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोग्राम चालू कर सकते हैं। 0541 ने कहा। सही बात है, जियांग फेई ने कहा। जापानीज ने कैप्टिव प्रिजनर्स को अभी तक सिर्फ इसलिए नहीं मारा था क्योंकि वो अभी भी बेट की तरह इस्तेमाल हो सकते थे। अगर जियांग फेई ने जापानीज को अपनी इन्फिल्ट्रेशन का पता चलने दिया तो वो गुस्से में हर प्रिजनर को मार डाल सकते थे। दूसरी तरफ अगर जियांग फेई पहले बायो ह्यूमन सोल्जर्स के ऑपरेटर से निपट ले तो जापानीज की ऑफेंसिव पावर बहुत कम हो सकती थी। न सिर्फ कैप्टिव प्रिजनर्स बच सकते थे बल्कि मेडिकल बे भी बिना ज्यादा रेजिस्टेंस के हासिल हो जाती। फिर जियांग फेई ने अपना रूट प्लान किया और 0541 के डायरेक्शंस पर चला। पहले ये पक्का करना था कि किसी की नजर में ना आए। उसके बाद वो फैसिलिटी के मेन कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ा, जहां कई लेवल 4 बायो ह्यूमन सोल्जर्स कड़ी सुरक्षा कर रहे थे। लेकिन जियांग फेई बिना कोई अलार्म बजाए उनके पास से निकल गया। कंट्रोल रूम के अंदर पहुंचने पर उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो किसी के दरवाजा खोलने का इंतजार करे या सीधे तोड़कर घुस जाए। 0541 फेवर करो और कंट्रोल रूम के अंदर स्कैन करो, जियांग फेई ने कहा। कैप्टन, अंदर 5 इंटरमीडिएट लेवल 4 बायो ह्यूमंस हैं, 300 या शायद ज्यादा लेवल 2 निंजास और सैमुराइज, और कुछ कॉमन ह्यूमंस, 0451 ने कहा। जैकपॉट, जियांग फेई ने कहा। 0541 की रिपोर्ट के आधार पर जियांग फेई समझ गया कि बायो ह्यूमंस कैसे कंट्रोल होते हैं। ज्यादातर लेवल 2 बायो ह्यूमंस अपने ही सोल्जर्स को स्पेसिमेंस बनाकर एक्सपेरिमेंट के प्रोडक्ट थे। इतने लो लेवल पर इंजीनियर करने से वो मरते नहीं थे। सिर्फ लेवल 3 या उससे ऊपर वाले ही रिमोट कंट्रोल की जरूरत रखते थे। यही निंजाज और सैमुराइज आते थे क्योंकि उनकी फाइटिंग कैपेबिलिटीज अच्छी थीं। बाकी कॉमन लोग टेक्नीशियंस और साइंटिस्ट्स होने चाहिए जो मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग करते थे। जियांग फेई का अभी का मिशन था पायलटिंग सिस्टम को डिस्ट्रॉय करके सारे प्रिजनर्स को बचाना। दूसरी तरफ ये भी पक्का करना था कि उस रूम की कोई भी टेक्नोलॉजी गलत हाथों में ना पहुंचे। दुश्मनों की पुष्टि करने के बाद जियांग फेई ने पक्का किया कि अगली लड़ाई के लिए उसके पास काफी एनर्जी बची है। लड़ाई जितनी लंबी खींचेगी, प्रिजनर्स उतना ही ज्यादा सहेंगे। वो नहीं चाहता था कि काम खत्म होने तक ज्याओ गानमिंग अकेला ही जिंदा बचे। उस भयानक ख्याल के आते ही जियांग फेई ने चेंग यिंग स्वॉर्ड हाथ में ली। उसने ओरिजिन फोर्स से मेटल एनर्जी भरी और एनीमे जैसी एक पावरफुल स्लैश मारी। एक साफ वार में उसने पूरी दीवार और उसके पीछे खड़े लोगों को आधा काट दिया। इस बार उसने पैरों में चार्ज किया और फायर पावर से भरी थंडर गेल किक टेक्निक से दरवाजा लात मारकर उड़ा दिया। सब हैरान रह गए और जियांग फेई के घुसने पर रिएक्ट करने से पहले ही वो लेवल 4 बायो ह्यूमंस की तरफ झपट चुका था, जो वहां के गार्ड्स थे। बिना टाइम और मेहनत गंवाए जियांग फेई ने वार किए और 5 लेवल 4 बायो ह्यूमंस को आसानी से मार डाला। तभी उन्हें जियांग फेई दिखाई दिया, लेकिन जापानीज गार्ड्स बहुत देर कर चुके थे। उन्होंने रूम के अंदर कई अच्छे फाइटर्स खो दिए थे। ये आदमी कौन फक है? एक आदमी चिल्लाया और कमर से लंबी कटाना निकाली। मैं ग्रिम रीपर हूँ, जियांग फेई ने मुस्कुराते हुए कहा और उस आदमी को काट दिया जिसने अभी अभी तलवार निकाली थी। स्प्लैट स्प्लैट और सिर गर्दन से लुढ़कते रहे जब जियांग फेई ने अपनी किलिंग स्प्री जारी रखी। जो अभी जिंदा थे वो जल्दी से इकट्ठा हुए और पायलट्स को आदेश दिए, कुछ स्ट्रॉन्ग बायो ह्यूमंस बुलाओ और इस जगह की रक्षा करो। उन्होंने बायो ह्यूमंस को कंट्रोल करके इस बेस पर वापस बुलाया। जो पायलट्स ड्यूटी पर नहीं थे वो जल्दी से अपने कंट्रोलिंग पॉड्स में घुस गए ताकि बायो ह्यूमंस को जगाकर जियांग फेई पर अटैक कर सकें। ये सिर्फ लेवल 3 बायो ह्यूमंस थे। लेवल 4 बायो ह्यूमंस के पायलट्स ज्यादातर एक्टिव थे। कहीं दूर बाहर उन्होंने भी अपना काम छोड़कर बेस की तरफ लौटना शुरू कर दिया। बेस की सुरक्षा कर रहे कई निंजाज और सैमुराइज बाहर से कंट्रोल रूम में दौड़े जियांग फेई को मारने। लेकिन हाथी को मारने वाले चींटियों की तरह जियांग फेई को उन्हें कुचलने के लिए बहुत कम फोर्स लगानी पड़ी। मत मारो, दया करो, हम फाइटर्स नहीं हैं। मैं पीओडब्ल्यू राइट्स मांगता हूँ।
तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कृपया हमें मत मारो, हम साइंटिस्ट्स और टेक्नीशियंस हैं, तुम्हारे काम आ सकते हैं। हमें छोड़ दो, हम तुम्हारे महान राष्ट्र के प्रति अनडाइंग फीयल्टी की कसम खाएंगे। जियांग फेई ने तेजी से सारे पायलट्स मार डाले, तो उसके सामने एक कोने में दुबके नॉन कॉम्बेटेंट्स का ग्रुप रह गया, जो अपनी जान की भीख मांग रहा था। अजीब बात थी, इन बेवकूफों ने उन पायलट्स के साथ खड़े होकर कई लोगों की हत्या में मदद की थी, फिर भी ये नहीं समझ पाए कि कार्मा उनके पीछे आ रहा है। नॉन कॉम्बेटेंट्स की नज़र में जियांग फेई ग्रिम रीपर से भी बदतर था। पूरा रूम खून से रंग चुका था, सिर और कटे अंग हर तरफ बिखरे थे, हजारों कटे शरीर के टुकड़े फर्श पर बिखरे पड़े थे। फिर भी सब कुछ खून से सने होने के बावजूद जियांग फेई हीरे जैसा साफ था। अगर जियांग फेई पर खून छिटक जाता तो जापानीज नॉन कम्बैटेंट्स इतने जोर से पेशाब नहीं करते, लेकिन जियांग फेई एक बूंद खून भी अपने ऊपर नहीं लगने दे पाया। दुख की बात है, मैं बाकियों जितना दयालु नहीं हूँ। अगर मैं म्यूटेंट ब्रदरहुड का होता तो तुम्हें पकड़कर ठीक से ट्रीट करता। बात यह है कि मैं अपनी खुद की लड़ाई लड़ रहा हूँ। जो तुम जानते हो और जो तुमने किया है, उसके लिए मौत ही तुम्हारा एकमात्र सैल्वेशन है, जियांग फेई ने कहा और तलवार घुमाई। एक ही वार में उसने उन साइंटिस्ट्स और टेक्नीशियंस के सिर काट दिए। 048 डिजिटल स्टोरेज सिस्टम में हैक करो और बायो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट से जुड़ी सारी डेटा और इन्फॉर्मेशन मिटा दो, जियांग फेई ने कहा। महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिटे तो कोई बात नहीं, बस गलत हाथों में न पड़े। जब 048 डेटा डिलीट करने में व्यस्त था, जियांग फेई ने खुद के लिए एक साफ कुर्सी ढूंढकर बैठ गया। भले ही ये पहली बार नहीं था जब उसने किसी की जान ली हो, लेकिन पहली बार वो इतनी पागल अवस्था में पहुंचा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इतने बेहतियार लोगों को मार डाला है। जैसे जैसे वो उस आदमी को स्वीकार करने की कोशिश कर रहा था जो वो बन चुका था, जियांग फेई ने मॉनिटर्स देखे और जियाओ गानमिंग के साथ बाकी कैप्टिव प्रिजनर्स को देखा। चाइना मार्शियल आर्टिस्ट अलायंस टीम समेत 4 टीम्स ने अपने बहुत से मेंबर्स खो दिए थे। वेटिकन के लगभग सारे मेंबर्स खत्म हो चुके थे, जबकि म्यूटेंट ब्रदरहुड के आधे से ज्यादा मार्शियल आर्टिस्ट्स का शरीर और रिफ्लेक्सेस स्ट्रांग थे, इसलिए वो लड़ाई में ज्यादा देर टिक पाए। फिर भी उन्हें भी भारी नुकसान हुआ। जियाओ गानमिंग की टीम में पहले 15 आदमी थे, आखिर में 6 गंभीर रूप से घायल थे और 4 मारे गए। बाकी टीम मेंबर्स घायल थे, लेकिन अभी भी लड़ सकते थे। जियाओ गानमिंग खुद भी अच्छा नहीं था, क्योंकि उसका बायां हाथ टूट चुका था। खुशकिस्मती से जियांग फे डू एक्स माचीना बनकर आया, सारे पायलट्स मार डाले और जियाओ गान्हा को बचा लिया। जितने होस्ट्स को पायलट किया जाना था वो सब मैनेकिन की तरह खड़े रह गए, जिससे सबको सिर में एक साधारण छुरा घोंपकर मारा जा सका। जियांग फे के ग्रैंड मैसेकर की वजह से सेंट्रल कमांड सेंटर अलर्ट हो गया। हर तरफ अलार्म्स बज रहे थे और लाल रोशनी बार बार चमक रही थी। जिस फैसिलिटी में जियांग फेई था वो युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, क्योंकि वहां पायलट्स रखे जाते थे जो पावरफुल बायो ह्यूमंस को मूव करते थे। जियांग फेई ने उन्हें चेस बोर्ड से हटा दिया था, इसलिए जापानीज के बचे हुए सिर्फ नीच पॉन्स थे, लेवल 2 बायो ह्यूमंस से बेहतर कुछ नहीं। जो भी सोल्जर्स बचे थे, सेंट्रल कमांड ने सबको भेज दिया ताकि डिस्ट्रॉयड फैसिलिटी में जियांग फेई को घेर लें। इस बार संख्या जियांग फेई पर असर डाल रही थी। एक हो या 10 लाख, जियांग फेई को नीच लेवल 2 बायो ह्यूमन से निपटने में कोई दिक्कत नहीं थी। बायो ह्यूमंस के लिए और बुरी बात यह थी कि जियांग फेई एक टनल में घुस गया था, जिससे सारे बायो ह्यूमन सोल्जर्स बॉटलनेक हो गए और जियांग फेई उन्हें धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर मार सकता था। कैप्टन, मैंने बायो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट और रिसर्च से जुड़ी सारी वाइटल डेटा डिलीट कर दी है, 0541 ने कहा। अच्छा, अब यहाँ से निकलने का टाइम है, जियांग फेई ने कहा और एक छोटी सी गेंद निकाली जो सामान्य चिकन अंडे के साइज की थी। ये एक छोटी एंटी व्हीकल एक्सप्लोजिव माइन थी जो जांग परिवार के आर्मरी से ली गई थी। ये प्लेनेट नामक के कई इन्वेंशंस में से एक थी, जिसे जांग परिवार ने दोबारा बनाया था। जियांग फेई ने बॉम्ब पर 60 सेकेंड्स का टाइमर लगाकर टनल के एक कोने में छोड़ दिया और रिंग से एनर्जी कैनन निकाल ली। जियांग फेई नीच लेवल 2 बायो ह्यूमंस को मारने के लिए अपनी एनर्जी खर्च करने में आलस कर रहा था, इसलिए ऐसे हथियार पर डिपेंड करना बेहतर था जो छोटे से बंद इलाके में दुश्मन के खिलाफ कारगर साबित हो। बज बूम, जियांग फेई ने कैनन का ट्रिगर खींचा और एक पावरफुल पार्टिकल बीम छोड़ा जिसने एक ही बार में 10 से ज्यादा दुश्मनों को वेपराइज कर दिया। बुरा नहीं, पसंद आया, जियांग फेई ने कहा और उसे एक पुरानी अमेरिकन मूवी याद आ गई जो उसने बहुत पहले देखी थी। उस मूवी में रैम्बो नाम के कैरेक्टर ने भारी मशीन गन उठाई थी और जंगल में दुश्मनों को मारते हुए दौड़ा था। रैम्बो के विपरीत जियांग फेई दुश्मनों पर गोलियों की बारिश नहीं बरसा सकता था, लेकिन ट्रिगर खींचते ही वो बहुत सारे दुश्मनों को हरा सकता था। टनल से निकलने में उसे ज्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि जितने ज्यादा मारे गए दुश्मन उतने ही ज्यादा डरे। लेवल 2 बायो ह्यूमंस वो ह्यूमंस थे जिन्होंने ड्रग्स और अलग अलग रेडिएशंस के एक्सपोजर से थोड़ी स्ट्रेंथ हासिल की थी।
उनमें अभी भी अपनी विल और कॉन्शियंस बाकी थी। पायलोटेड वाले के विपरीत लेवल 2 बायो ह्यूमंस मौत से डरते थे। देखकर कि जियांग फेई ट्रिगर खींचते हुए जम्हाई भी ले सकता है, बायो ह्यूमंस जल्दी ही सतर्क और डरे हुए हो गए, जैसे आराम कर रहे कबूतरों के झुंड में पत्थर फेंक दिया हो। दुश्मन तुरंत बिखर गए। ये ह्यूमन नहीं है, बेवकूफ, हम भी नहीं हैं। मैंने इस शिट के लिए साइन अप नहीं किया था। फक ऑफ। मैं कुंवारा मरने नहीं जा रहा। फिर तू फक यू। मैं एवी एक्ट्रेस को फक करने से पहले नहीं मरूंगा।